शुरू करें? ओके, तो आज हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ इंडियन इकोनॉमी और न्यू ही बैच है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बोथ रहेगी हिंदी और इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि आपको इंग्लिश पे भी ध्यान देना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी ध्यान दें कि उनको हिंदी पे ध्यान देना है, क्योंकि इंग्लिश वालों का भी हिंदी का पेपर होता है और हिंदी वालों का भी इंग्लिश का पेपर होता है, तो दोनों को ध्यान देना है। तो लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती है आप तुरंत पूछ सकते हैं, ठीक है, और क्लास के बाद तो पूछ ही सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स कई सारे बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स फील्ड से नहीं आते। एग्जाम्पल के लिए कोई आर्ट्स फील्ड से आ रहा है, उसने इकोनॉमी नहीं पढ़ा सर, कोई साइंस से आ रहा है, इकोनॉमी नहीं पढ़ा। तो इकोनॉमिक्स कई बार बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत बड़ा चैलेंज छोड़ो, बहुत बड़ा सरदर्द हो जाता है कई बार कि इकोनॉमिक्स नहीं चमक रहा है, नहीं समझ आ रहा है, मार्क्स नहीं बनते। हम कोशिश करेंगे कि हमारे 100% मार्क्स बने, ठीक है। 100% मतलब हम सारे के सारे क्वेश्चन सही कर लेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, ओके, बोथ स्टेट पीएससी और द यूपीएससी, ठीक है। हम सारे क्वेश्चंस को ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपनी सिंसियरिटी से क्लास नहीं छोड़ें। मैं आप लोगों को अपने एंड पे गारंटी दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, होगा ही नहीं गलत। अगर आप अपने एंड पे क्या रखेंगे, ऑनेस्टी रखेंगे, अपने एंड की ईमानदारी रखना, क्लास नहीं छोड़ना, कोई भी एक सिंगल क्लास भी मत छोड़ना, ठीक है। क्लास की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सब्जेक्ट विद इन 1 मंथ हमारा क्या हो जाएगा, हमारे होल्ड में आ जाएगा। समझ गए सर? शुड वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट? ओके, अब आते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करना होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि आप उस सब्जेक्ट का मतलब समझे सर। जैसे आप साइंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑल अबाउट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना जरूरी है। तो हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली होती क्या है। आप अपने एंड से बताइए, फिर मैं अपने एंड से बताऊंगा ही, ठीक है। आपको जो आता है बताइए, बोलना स्टार्ट करो अब, ठीक है, क्योंकि बोलना पड़ेगा। बताइए व्हाट इज इकोनॉमिक्स, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताइए। नॉट कंपल्सरीली कोई बुक की रटी रटाई बात बोले, आपको जो इकोनॉमिक्स का अर्थ समझना आता है आप वो बताइए। हाँ बताइए। हम्म हम्म ठीक है, बताइए पीछे कोई एनीथिंग वॉट एवर योर। आप यहाँ देखो, आप यहाँ किस लिए आए हो? सीखने तो आए हो, पढ़ने तो आए हो, ठीक है। हम यहाँ किस लिए आए हैं? सिखाने तो आए हैं, मेंटरशिप करनी तो आए हैं। तो आपको जितना आता है बताइए ना, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि 1 महीने बाद आपको इससे बहुत ज्यादा आएगा। बताइए। ओके, ठीक है, और बताइए। रिसोर्सेज, ठीक है, और बताइए। Don't tell me the definition. Don't tell me the definition. What you understand by subject? Whenever you think of economics, what is coming into your mind? Nirmala Tai? Money. Money is the thing which you associate with the economy. Anything else? Resources, production, khapat, ठीक है. GDP, yes, GDP definitely comes into your mind. So these are the things which we usually associate with the economy. यही बातें हैं जो हम अर्थव्यवस्था से जोड़ के चलते हैं। पर क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था यहीं तक है? इसका आंसर है नहीं सर। हमारी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स की जो समझ है वो जनरेट होती है हमारी जनरल अवेयरनेस से, कि हम हमारे आसपास क्या देखते हैं। हम देखते हैं कि बजट है, वित्त मंत्रालय है, टैक्स है, ये सारी चीजें, बैंक हो गया, पैसा हो गया, ये सब किस में आएगा सर? इकोनॉमी में आएगा। बट वास्तविकता में जब हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इससे बहुत ज्यादा होती है, इससे बहुत ज्यादा होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है कि ये जो सब्जेक्ट है इसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल डेफिनेशन नहीं है। मतलब इकोनॉमिक्स की कोई एक सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो सारे लोग क्या कर ले, मान ले। और जब किसी भी कॉन्सेप्ट की कोई डेफिनेशन या परिभाषा नहीं होती है तो वहां पे सिंपल आइडिया होता है कि आप उस सब्जेक्ट पे एक पर्सपेक्टिव जनरेट करें। क्या जनरेट करें? पर्सपेक्टिव, एक आइडिया जनरेट करें। तो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू हैविंग एन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एन आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स। एन आइडिया, वो आइडिया हमको होना चाहिए। और जब वो आइडिया जनरेट हो जाता है ना, तो अर्थव्यवस्था हमारी आंखों के सामने घूमती है। दैट आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी मस्ट जनरेट।
और वही हम कोशिश करेंगे, और हम पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक सारी चीजों को कनेक्ट करके चलेंगे। वी आर गोइंग टू जनरेट दैट आइडिया, और वो आइडिया आपके अंदर जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको खुद महसूस होना चाहिए। समझ आ रहा है कि हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि हाँ, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स अर्थव्यवस्था में बताए जा रहे हैं, ये मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं सर। ठीक है, चले अब देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था पे, अब हमको जनरेट क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू जनरेट द आइडिया। हमको जनरेट करना है सर एक आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स। वी डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी, सो वी विल ट्राई टू जनरेट द आइडिया अबाउट इकोनॉमिक्स। नाउ अगर सब्जेक्ट पे आइडिया जनरेट करना है तो उसके उस सब्जेक्ट के फादर जो कंसिडर किए जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। उनसे बेहतर कोई बताएगा क्या? कोई नहीं बताएगा। तो हम चलते हैं एडम स्मिथ के पास। किसके पास? एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ इज अ पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं सर? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाते हैं सर? पिताजी मत लिख देना, हिंदी में जनक बोलना है। पता चला लिख के आ गए मेंस पेपर में, अर्थव्यवस्था के पिताजी एडम स्मिथ। पिताजी नहीं, जनक बोलना है। पिताजी का मतलब ये जेन्युइन पिताजी नहीं होता है। पिताजी का मतलब है उसको ओरिजिनेट करने वाले, उस पे एक बेहतर पर्सपेक्टिव बनाने वाले। तो हु इज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इट इज द एडम स्मिथ सर। बैठ जाइए, बैठ, जल्दी सेटल हो जाओ। नाउ एडम स्मिथ साहब अर्थव्यवस्था की क्या डेफिनेशन देते हैं, या इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसका सीधा सीधा संबंध होता है टू एनक्वायर इनटू वेल्थ ऑफ नेशंस। एनक्वायर इनटू वेल्थ ऑफ नेशन मतलब जो भी राष्ट्र हैं आपके आसपास, जो भी देश आप देख रहे हो, उन राष्ट्र की जो संपत्ति है, उस संपत्ति की इंक्वायरी करना। इंक्वायरी का मतलब है उन्होंने वो संपत्ति बनाई कैसे। आर यू गेटिंग इट? तो एडम स्मिथ कह रहे हैं इकोनॉमिक्स क्या है सर? टू इंक्वायर इनटू वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब जितने भी आपके आसपास देश देख रहे हो, उन सारे देशों ने अपनी जो संपत्ति बनाई है, वो संपत्ति वास्तविकता में बनाई कैसे, उसकी क्या करनी है सर? इंक्वायरी करनी है। बात समझ आ रही है? संपत्ति की इंक्वायरी। यहां टर्म आ रहा है आपका वेल्थ। क्या टर्म आ रहा है? वेल्थ। ठीक है, अब हमें अगर इकोनॉमिक्स को समझना है तो हमें इस बात को समझना है जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने कही है, दैट इज इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस। मतलब जो राष्ट्रों की संपत्ति है हमारे आसपास, उन सारे राष्ट्र की संपत्ति को हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि उस राष्ट्र ने वो संपत्ति जनरेट कैसे करी। समझ में आ रहा है? अब हमको जो टर्म समझना है दैट इज द संपत्ति। राष्ट्र की संपत्ति होती क्या है सर? क्वेश्चन यही है, राष्ट्र की संपत्ति क्या होती है। अब हम देखते हैं कि भारत की जो संपत्ति है कुल, वो भारत की कुल संपत्ति पाकिस्तान की कुल संपत्ति से काफी क्या है? ज्यादा है। और भारत की कुल संपत्ति जो है वो अमेरिका की कुल संपत्ति से क्या है? कम है। ये समझ आ रहा है हमको? तो कुछ तो संपत्ति होती होगी, या अपन मन से बोल रहे हैं? होती होगी सर। ठीक है, तो जब मैं संपत्ति की बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि संपत्ति दो तरीके से कैलकुलेट होती है। एक होती है मॉनेटरी और एक होती है नॉन मॉनेटरी। एक होती है मॉनेटरी। मॉनेटरी का मतलब है मुद्रा से जुड़ी। मुद्रा मतलब आपका रुपया पैसा सर, डायरेक्टली रुपया पैसा। और सेकंड आपकी होती है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब है ऐसी जो कि मुद्रा के रूप में नहीं होती। नॉन मॉनेटरी का मतलब है जो रुपया पैसे के रूप में नहीं होती। समझ गए? अब नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्या है? नॉन मॉनेटरी है, पर है तो आपका एसेट ना। समझ आ रहा है? तो अब ये जो चीज मेरे को समझ आ रही है कि वेल्थ जो होती है किसी भी देश की, वो मॉनेटरी फॉर्म में हो सकती है और नॉन मॉनेटरी दोनों फॉर्म में हो सकती है, और इसी फॉर्म को मेरे को समझना है। ठीक है, अब चलो भैया, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। बढ़े? अब जब मैं ये पता करता हूं कि मैं वेल्थ ऑफ द नेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, वेल्थ ऑफ द नेशन कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो मुझे समझ आता है कि जब मैं वेल्थ की बात करता हूं तो उसी वेल्थ में मुझे नजर आते हैं रिसोर्सेस। क्या नजर आते हैं? रिसोर्सेस का क्या मतलब है सर? संसाधन। क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं सर।
और संसाधन क्या होते हैं सर? अच्छा, जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नाइस, यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी। हाँ, जो हमारे, हाँ, जिसका यूटिलिटी है। रिसोर्स क्या है? जिसकी क्या होती है? यूटिलिटी होती है। ठीक है, और बताओ। रिसोर्स का सिंपल मतलब होता है जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है। रिसोर्स का क्या मतलब होता है? जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है। तो ह्यूमन नीड्स के लिए क्या होती है? रिसोर्स होती है सर, ह्यूमन नीड्स। हर कंट्री के पास अपने क्या है सर? रिसोर्सेज हैं। हर कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं। और रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है आर्टिफिशियल, मैन मेड। आर्टिफिशियल वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे मैन मेड। इसको हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम। क्या बोलेंगे? कृत्रिम। तो रिसोर्स जो है किसी भी कंट्री के, वो हो सकते हैं या तो नेचुरल या फिर कृत्रिम, मैन मेड, प्राकृतिक या फिर मैन मेड। ठीक है, हर कंट्री के पास अपने क्या है सर? रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज दो टाइप के हैं, नेचुरल और मैन मेड। अब जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका मतलब वो प्रकृति प्रदत्त है सर। वो कहां से मिल रहे हैं हमको? डायरेक्ट नेचर से मिल रहे, प्रकृति से मिल रहे। और प्रकृति से जो हमको मिल रहा है उस पर हमारा कंट्रोल है क्या? नहीं है सर। अब भारत के अंदर अगर कोई नदी आ रही है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। नदी तो बनी है सर। भारत के अंदर अगर कोई पहाड़ है, वो पहाड़ हमने तो नहीं बनाया, वो तो ऑटोमेटिक है सर। माउंटेन्स अपनी जगह है। तो आपकी जो टोपोग्राफी होती है, आपकी जो ज्योग्राफी होती है, अगर आपकी जमीन के अंदर कोई मिनरल रिसोर्स दबा हुआ है, तो वो मिनरल रिसोर्स हमने तो नहीं बनाया सर, वो तो ऑटोमेटिक प्रकृति से मिला है। तो हर कंट्री के पास अपने अपने नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। हर कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्स होते हैं और उस नेचुरल रिसोर्स पे उस कंट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता। मतलब वो होंगे या नहीं होंगे इस पे कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो उसी का है बाद में कि भाई अगर आपकी जमीन के अंदर से ऑयल निकल रहा है, कच्चा तेल निकल रहा है, तो उस पर किसका कंट्रोल है? वहां की सरकार का कंट्रोल है सर। ठीक है, पर वो होंगे या नहीं होंगे इस पे अपना कंट्रोल नहीं है, वो प्रकृति ने दिया है सर। डन सर। तो हर कंट्री के पास अपने क्या है? नेचुरल रिसोर्स है सर, है नेचुरल रिसोर्स। और हर कंट्री के पास अपने मैन मेड रिसोर्स भी होते हैं। अब तकलीफ यह है कि रिसोर्स क्या होते हैं? जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं, करते। और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास नेचुरल और मैन मेड दोनों रिसोर्स हैं। अब सारे के सारे रिसोर्स जो कि नेचुरल होते हैं, कई बार डायरेक्टली आप उनको कंज्यूम नहीं कर सकते। डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो आपको उन रिसोर्सेस को कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? मैन मेड में। समझ में आ रहा है? You must convert all the natural resources into man-made resources in order to utilize them. In order to utilize them, क्योंकि जब तक उनको कन्वर्ट नहीं करोगे डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे सर। बात समझ आ रही? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपको चाहिए लोहा। क्या चाहिए? लोहा चाहिए, आयरन चाहिए। अब आयरन जो है वो अर्थ में डायरेक्टली आयरन की फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक है, वो मिलता है किसमें? किसी न किसी अयस्क के रूप में मिलता है, किसी न किसी और के रूप में मिलता है। आयरन जो है वो डायरेक्ट नहीं मिलता, उसका क्या मिलता है? और मिलता है। आप साइंस में पढ़ेंगे और क्या होता है। और का मतलब होता है जब मोर देन मल्टीपल मेटल्स मिलते हैं तो उससे और बनता है सर, अयस्क बनता है। तो इसका एक अयस्क होता है आयरन का, हेमेटाइट, Fe2O3। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। आयरन जो है वो और के रूप में मिलता है। अब आपको लोहा चाहिए तो डायरेक्ट इसके अंदर लोहा है, बट क्या इसको डायरेक्ट यूज कर लोगे? नहीं। तो इस अयस्क को, इस ओर को आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, और फिर उस आयरन को क्या करोगे? यूज करोगे। समझ गए? तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये Fe2O3 जो है, जो आपको मिला है, वो क्या है? आपका नेचुरल रिसोर्स है। और जो आयरन इसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे दैट विल बी योर मैन मेड प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग इट? तो हर जो कंट्री है उसके पास अपने अपने रिसोर्सेज हैं, और हर कंट्री अपने रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल और मैन मेड है। और नेचुरल रिसोर्सेज को वो हमेशा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किसमें करते हैं? मैन मेड को। अब नेचुरल रिसोर्सेज को मैन मेड में कन्वर्ट क्या सिर्फ इंडिया कर रहा है? विश्व के सारी कंट्रीज कर रही है सर। और नेचुरल रिसोर्सेज को मैन मेड में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। क्या होता है? उत्पादन। सिर्फ डॉट्स को कनेक्ट करो, पर्सपेक्टिव बनाओ इकोनॉमी पे, सब्जेक्ट तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला?
एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशंस। ये एडम स्मिथ ने बोला। वेल्थ का मतलब होता है मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों हो सकता है, और वेल्थ का सीधा एसोसिएशन होता है आपके रिसोर्सेज से। तो अगर किसी भी कंट्री की वेल्थ आपको चेक करनी है तो उस कंट्री के क्या चेक करो सर? रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करते हैं। और रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। और नेचुरल रिसोर्स वो होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं, और मैनमेड वो होते हैं जिनको आप कन्वर्ट करते हो। अब आपने एक नेचुरल रिसोर्स मिला आपको आयरन ओर, उस ओर को कन्वर्ट करके आपने आयरन उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास नेचुरल और मैनमेड दोनों रिसोर्स अवेलेबल है सर। देन किस कंट्री के पास कितना नेचुरल रिसोर्स होगा, क्या उस कंट्री का उस पर कंट्रोल है? नहीं है। किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा हो सकते हैं, किसी कंट्री के पास कम हो सकते हैं। अब अगर किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है तो संभावना है कि उस कंट्री के रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, तो उस कंट्री की वेल्थ भी ज्यादा हो सकती है। इसका मतलब प्रकृति से आपको एक बेनिफिट मिलता है रिसोर्सेज का। तो जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होंगे, संभावना है कि उस कंट्री की वेल्थ ज्यादा होगी। संभावना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है उसके पास नेचुरल रिसोर्स है और उसको पता ही नहीं है। हो सकता है उसके पास नेचुरल रिसोर्स है बट उसको यूज करना नहीं आता। हो सकता है भाई सऊदी अरब में तेल का कुआं क्या उसी दिन खोदा था जिस दिन 70s में उन्होंने खोदा था? वो तो पहले से था सर, 200 साल पहले भी खोद सकते थे। तो था तो वहां पे, पर पता कब चला? बहुत लेट पता चला। तो उन्होंने ऑयल एक्सट्रैक्ट किया और फिर अचानक से क्या हो गया? हबीबी बहुत पैसा हो गया। हुआ ना पैसा? तो नेचुरल रिसोर्स है और आपको पता नहीं है, या फिर है और आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो क्या वो आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा? पर रखा रहेगा तो कहां से वेल्थ बढ़ाएगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होंगे, संभावना है कि उसकी वेल्थ क्या होगी? ज्यादा होगी। संभावना है, बस जरूरी नहीं होगी। डन। अब जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स कम होंगे, संभावना है कि उसकी वेल्थ क्या होगी सर? कम होगी। संभावना क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कि वो नेचुरल रिसोर्स उनके पास कम हो, बट जितना है उसको वो बहुत अच्छे से क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। तो भी संभव है सर। इसका मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूटिलिटी। इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर यूजिंग योर रिसोर्सेज। आर यू गेटिंग इट? वापस आ जाओ सर, नेचुरल और मैनमेड। अब क्योंकि नेचुरल को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, दैट्स व्हाई यू कन्वर्ट देम इनटू मैनमेड। और मैनमेड को फिर आप क्या करते हो? ह्यूमन नीड्स फुलफिल करते हो सर। समझ गए? अब क्या ये जो प्रक्रिया है नेचुरल से मैनमेड बनाने की, इसकी प्रक्रिया को क्या बोला? प्रोडक्शन। क्या प्रोडक्शन की प्रक्रिया सिर्फ भारत में हो रही है? पूरे विश्व में हो रही है सर। मतलब हर देश अपनी, और प्रोडक्शन की प्रक्रिया क्यों हो रही है? ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और ह्यूमन नीड्स को फुलफिल जो कर रहे हो वही अल्टीमेटली आपकी क्या है सर? वेल्थ है। आर यू गेटिंग इट? सो रिसोर्सेज आर एसोसिएटेड विद द वेल्थ एंड प्रोडक्शन एक्टिविटी इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। ये जो उत्पादन की प्रक्रिया है पूरे विश्व में चल रही है सर। चल रही है उत्पादन की प्रक्रिया पूरे विश्व में। और ये उत्पादन की प्रक्रिया जो है, अब ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि मेरे को आयरन ओर मिला, मेरे को एक अयस्क मिला, और ये जो अयस्क है वो क्या है सर? नेचुरल रिसोर्स है। मुझे अयस्क से डायरेक्ट कोई यूटिलिटी हो रही है क्या? नहीं हो रही। तो मैंने अयस्क को कन्वर्ट किया किसमें? आयरन में। और आयरन मेरा क्या हो गया? मैनमेड। हो सकता है आयरन पर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ हूं। अब मैं चाहता हूं कि इस आयरन से मैं स्टील बनाऊं। बना सकता हूं। आयरन से स्टील बनता है सर। आयरन की स्मेल्टिंग करते हो तो स्टील बनता है। मेरे को आयरन नहीं चाहिए, मेरे को स्टील चाहिए। तो मैंने जो आयरन बनाया, आयरन कौन सा प्रोडक्ट था? मैनमेड। उस मैनमेड को मैंने और स्मेल्टिंग करके कन्वर्ट कर दिया स्टील में। स्टील भी क्या है? मैनमेड। बट वो प्राइमरी मैनमेड था, ये सेकेंडरी मैनमेड हो गया। हुआ सर? इसका मतलब ये जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है वो नेचुरल रिसोर्सेस को मैनमेड में कन्वर्ट करने की होती है। मैनमेड रिसोर्स को और मैनमेड में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। और वापस मैनमेड से मैनमेड। अब हो सकता है कि वो जो आयरन है, जिस आपने आयरन ओर से क्या बनाया? आयरन बनाया। आयरन से स्टील बनाया, और स्टील को अब आप यूज कर रहे हो ऑटोमोबाइल में और कार बना रहे हो। तो जो कार बनी वो किसके लिए सर? ह्यूमन नीड के लिए। और ह्यूमन नीड फुलफिल हुई। और ह्यूमन नीड फुलफिल करने के लिए आपने वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन किया, और ये प्रोडक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चल रहा है सर। हर देश में प्रोडक्शन चल रहा है। समझ में आ रहा है? और हर देश प्रोडक्शन करके अपनी वहां की ह्यूमन नीड्स को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। अब जो देश की प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है, संभावना है कि उस कंट्री की वेल्थ ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? संभावना है बस। ठीक है। और जिस कंट्री में प्रोडक्शन की एक्टिविटी रिलेटिवली कम होती है, उस कंट्री की वेल्थ कम होगी। संभावना है संभावना। समझ पा रहे? अब ये जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है पूरे देश में, एक साल की, कितनी? एक साल की। एक साल में हमने कितना टोटल प्रोडक्शन किया?
उस टोटल प्रोडक्शन की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब अगर आपने एक कार बनाई, उस कार की वैल्यू मान लो 1,00,000 रुपए है, तो जितना आपने ओवरऑल एक साल में प्रोडक्शन किया, उस एक साल के प्रोडक्शन के सबको जोड़ेंगे और उसको जोड़ के उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होती है, मॉनेटरी वैल्यू का मतलब है रुपये में उसकी कीमत कितनी हो रही है, उसको कहते हैं एक कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद। ये सिर्फ सुपरफिशियल डेफिनेशन है, डिटेल नहीं बता रहा हूं कि जीडीपी क्या होती है, डिटेल चैप्टर में आएगी, समझ गए। मैं सिर्फ आपको पर्सपेक्ट, अभी सब्जेक्ट स्टार्ट ही नहीं किया हमने, सिर्फ सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? इसीलिए जीडीपी कहते हैं ना, देश की जीडीपी गिर गई, देश की जीडीपी बढ़ गई, भारत की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से बहुत कम है। तो वास्तविकता में वो जीडीपी क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि जीडीपी बता रही है कि आप कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी के माध्यम से अपनी वेल्थ को बढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है। और इसी चीज को जो समझना है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग इट? नाउ जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो हो रही है सर आसपास। अब इस प्रोडक्शन की एक्टिविटी में क्या क्या इन्वॉल्व है बताओ। इस प्रोडक्शन की एक्टिविटी में पहली चीज इन्वॉल्व है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुएं बनाना सर, वस्तु बनाना। तो पहली चीज जो प्रोडक्शन में आ रही है दैट इज द गुड्स, प्रोडक्शन हो गया ये, ठीक है। क्या आ रही है? गुड्स। गुड्स का मतलब होता है वस्तुएं। पहली चीज आप क्या बना रहे हो प्रोडक्शन में? वस्तु बना रहे हो। वस्तु का मतलब है जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन को बनाया सर किसी कंपनी ने बनाया होगा, और ये पेन मैं यूज कर रहा हूं, इस पेन को मैं छू सकता हूं, इसको कहते हैं वस्तु। गुड्स वो होती है जिनको छुआ जा सकता है। तो गुड्स का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज द टेंजिबिलिटी, दैट इज द टेंजिबिलिटी का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिनको क्या किया जा सकता है? छुआ जा सकता है। हुआ जो तूने तो दिल ने मारी सीटी, गाना सुना है ये? नहीं सुना? तो पहली चीज आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो दैट इज द गुड्स। द सेकंड थिंग विच यू प्रोड्यूस इज द सर्विसेज। और सर्विसेज वो होती हैं जिनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रोड्यूस सर्विसेज, यू प्रोड्यूस सर्विसेज, यू कैन नॉट टच सर्विसेज। तो इसकी ये इनटेंजिबल होती है। क्या होती है? इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब जिसको छुआ नहीं जा सकता। इसका मतलब पूरे विश्व में जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है सर, उस प्रोडक्शन की एक्टिविटी में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है? या तो बना रहे हो आप गुड्स या बना रहे हो आप सर्विसेज। जीएसटी लगता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो या तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में गुड्स बन रहे हैं या फिर क्या बन रहे हैं? सर्विसेज। और पूरा विश्व क्या कर रहा है? गुड्स बना रहा है और सर्विसेज बना रहा है सर। आर यू गेटिंग इट? अब मुझे बताओ ये सब छीछा लेदर कर क्यों रहे हैं? क्यों प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है? ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, इसीलिए तो कर रहे हैं। सारा मसला तो ख्वाहिशों का है, ह्यूमन नीड्स ही तो पूरी करनी है। अब मुझे बताओ ह्यूमन नीड्स पूरी करने के लिए क्या हर एक जो देश है वो देश अपने लोगों की सारी ह्यूमन नीड्स कंप्लीट कर लेगा? नहीं कर पाएगा सर। समझ में आ रहा है? अब अगर इंडिया में बैठे बैठे किसी खजूर खाना है, खजूर तो आपको सऊदी अरब से मंगाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब इंडिया में अगर किसी व्यक्ति को पोर्श कार चलानी है, पोर्शे चलानी है, अब पोर्श तो इंडिया में नहीं है सर। लैम्बोर्गिनी गैलार्डो चलानी है सर, इंडिया में तो नहीं है, पर पैसा तो बहुत है इंडिया में। तो क्या भारत के अंदर ही सारी की सारी गुड्स और सर्विसेज की नीड्स कंप्लीट हो जाएगी? नहीं होगी। और जब गुड्स और सर्विसेज की नीड्स कंप्लीट नहीं होती है तो फिर एक देश दूसरे देश के साथ संबंध बनाता है और दोनों के बीच में ट्रेड होता है। क्या होता है? ट्रेड। क्योंकि कोई भी कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। इट इज द लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी दैट स्टेट्स और द नेशंस ट्रेड विद ईच अदर टू फुलफिल देयर ओन ह्यूमन नीड्स। सबकी अपनी अपनी नीड्स है, उसको कंप्लीट करने के लिए देश एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? संबंध बना रहे सर, ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब आपके पास जो चीज ज्यादा होगी, आपके पास जो चीज ज्यादा होगी उसको आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। और आपके पास जो चीज कम होगी या नहीं होगी उसको आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। आर यू गेटिंग इट? तो सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है? प्रोडक्शन पे। अगर आपका प्रोडक्शन अच्छा चल रहा है तो संभव है कि आपने जो चीज वस्तुएं बनाई हैं वो सरप्लस में बनाई है। किसमें बनाई? सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब है? सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा। ज्यादा मतलब जितने लोगों को चाहिए, जितनी लोगों को चाहिए उससे
ज्यादा बने, और ज्यादा बनी रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 50 किलो एप्पल इस रूम में लेकर आ जाऊं और आपको बोलूं एक दिन में खाने, 50 किलो एप्पल इज टू मच, नहीं खा पाओगे सर, है ना। एक दो एप्पल से ज्यादा कोई क्या खाएगा, 200 ग्राम 250 ग्राम 3-4 खा जाएगा, किशन होगा तो 10 खा जाएगा। मतलब खा सकते हैं भाई, इसमें क्या है, एप्पल ही तो है, समझ रहे हो। हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छटका एप्पल, सुना है ना। तो एप्पल आपको अगर 50 ठो लाके दे दिया और बोला एक दिन में खाना है, तो आपको पता है नहीं खा पाओगे। फिर बगल की जो क्लासरूम में उधर क्लास चल रही है सर, ठीक है, उधर वाले बोल रहे भाई हमारे पास खाने कुछ नहीं है, फटे हाल बैठे हम, तो आप बोलोगे एक काम करो ये ले जाओ। तो आपके पास जो सरप्लस होता है, जो आपकी ह्यूमन नीड्स, आपकी देश की नीड्स को कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है उसी को कहते हैं सरप्लस। और जो सरप्लस होगा उसको आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, समझ। और जो एक्सपोर्ट करोगे फ्री में तो नहीं करोगे, पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। इसका मतलब अगेन, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर सरप्लस, देन दैट विल इंक्रीज योर वेल्थ, फिर से आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा सर। सेकंड, मान लो किसी चीज की कमी है सर, कोई चीज क्या है, डेफिसिट में, डेफिसिट मतलब कम चल रही है सर। तो जो कम होती है, एग्जांपल के लिए आपको एप्पल चाहिए, इस क्लासरूम में एप्पल सबको बांटना है और पता चला 5 ही एप्पल है, तो काट के एक एक स्लाइस बांटना पड़ेगा, किसी को मजा नहीं आएगा। तो आप कहोगे यार हमारे पास कम है एप्पल, तो एक काम करते हैं बगल वालों को पूछ लेते हैं उनके पास है क्या। तो जो चीज कम होती है उसको क्या करोगे, इंपोर्ट करोगे। बट इंपोर्ट की एक समस्या है, इंपोर्ट जब करते हो तो आपकी जो मनी है वो क्या होती है, जाती है। बात समझ आ रही। तो इंपोर्ट जो होगा उससे मनी एग्जैक्टली क्या होती है, बाहर जाएगी। तो हो सकता है वो आपकी संपत्ति को कम करे, हो सकता है, जरूर नहीं करेगी। इकोनॉमिक्स में एक चीज ध्यान रखना, एब्सोल्यूट नहीं होता कुछ भी, सब में संभावना ही होती है, सब चीज की क्या होती है, संभावना। आर यू गेटिंग इट सर। अब वापस एक बार भूल नजर घुमा लो। एडम स्मिथ ने बोला इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द वेल्थ ऑफ द नेशन, इंक्वायर इनटू वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ कैन बी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नेशंस की वेल्थ को चेक करते हैं उनके रिसोर्स बेस से। उनके संसाधन दो तरीके के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। संसाधनों का मतलब है ह्यूमन नीड्स को कंप्लीट करना है, ह्यूमन नीड को फुलफिल करना है। संसाधन नेचुरल में वो होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं। हर कंट्री का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, नेचर से जितना मिलेगा। जिसके पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा होंगे, संभावना है कि वो कंट्री की संपत्ति ज्यादा हो, और जिसके पास नेचुरल रिसोर्स कम होंगे, संभावना है उस कंट्री की संपत्ति कम, संभावना है बस, ठीक है। नेचुरल को मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं, मैनमेड को फिर मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं, जब तक कि ह्यूमन नीड्स फुलफिल नहीं होती। और ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन की प्रोसेस में आप दो चीजें प्रोड्यूस करते हो, गुड्स या सर्विसेज। गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो किससे, गुड्स कोई भी आप वस्तु बनाते हो, जैसे पेन बनाया, जैसे आप ऑटोमोबाइल कार बनाई, तो गुड्स होते हैं जिनकी टेंजिबिलिटी होती है, सर्विस होती है जिसकी टेंजिबिलिटी नहीं होती। अब गुड्स हम समझ गए, सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज का मतलब है, अब सर्विसेज मैं आपको अभी क्या कर रहा हूं, कुछ बेच रहा हूं क्या, पेन ले लो पेन ले लो पेन ले लो, नहीं कर रहा हूं ना, आई एम ट्राइंग टू मेंटर यू ना। तो आप यहां पढ़ने के लिए आए हो, एजुकेशन जो होती है वो क्या होती है, सर्विस। आप शिक्षा को छू नहीं सकते अनलेस शिक्षा किसी लड़के का नाम है, यू कैन नॉट टच, ओके। अगर भाई ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर किसी लड़की का नाम शिक्षा है तो यू कैन टच हर, शेक हैंड किया तो टच कर दे। शिक्षा आप बोले सर टच नहीं कर सकते, आई टच्ड हर, ठीक है। वैसा नहीं है, मेरी सर्विस ऐसी होती है जो क्या होती है, इंटेंजिबल होती है, भाई छू नहीं सकते जिसको। तो शिक्षा या एजुकेशन क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। तो शिक्षा एक सर्विस है जो हमने बनाई है, ठीक है। और बताओ, डॉक्टर आपको कुछ बेच रहा होता है क्या, माना कि वो बेच रहा होता है, पर ऐसे नहीं बेच रहा होता है, समझ रहे हो। डॉक्टर्स ट्राई टू सेल यू इन अदर वे राउंड, दे डोंट सेल यू डायरेक्टली ये चीज खरीद लो या पैसा दो मैं देता हूं, नहीं। यू पे टू देम टू प्रिस्क्राइब समथिंग, कि भैया ये कंसल्टेशन की फी देते हो ना उनको। डॉक्टर की हमेशा कंसल्टेशन फी होती है, डॉक्टर दवाइयों का पैसा नहीं लेता, वो कंपाउंडर लेता है। डॉक्टर डायरेक्ट थोड़ी लेगा। क्या समझ में आ रहा है इससे, कि जो मेडिसिन या जो हेल्थ है वो भी एक सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर है, समझ में आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। आईटी की सर्विस होती है, आईटी सर्विस सेक्टर है। और बताओ सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल हो गया ना भाई, हॉस्पिटैलिटी, नाइस। होटल्स जो हैं, अब जाते हो कहीं शिमला हिमला, तो वहां पर रूम खरीद लेते हो क्या उनका, है क्या रूम बेच रहा है वो, आपको बेच नहीं रहा है, वो कह रहा है आप हमारे रूम को क्या करें, इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो आप यूज कर ले, और उसके बाद एक दिन का आपने रेंट पे किया, एक दिन के लिए उन्होंने रूम अलाउ कर दिया, 2 दिन का करोगे 2 दिन के लिए कर देंगे, इट डिपेंड्स अप टू यू, ओके। हाँ जी।
समझ पा रहे हैं सर? तो इट इज अबाउट द सर्विसेज। तो सर्विसेज का एग्जांपल समझ गए? एजुकेशन आपकी सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, जॉब प्राइवेट होती है। ठीक है, लोग कहते हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, जॉब नहीं लगी भाई, गवर्नमेंट सर्विस होती है, सेवा का काम है वो। समझ आ रहा है? क्योंकि सरकार आपको कुछ बेच रही होती है, सरकार आपकी सेवा कर रही है, ऐसा लोगों को बताया जाता है। पर सरकार आपकी सेवा नहीं कर रही होती, वो अपनी खुद की सेवा कर रही होती है। नेताजी कहाँ खुद में लगे हुए हैं, पैसा बहुत है। भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे आजकल, है ना? अपने टाइम पे बहुत क्या करके चले गए, खींचा लेदर। अरे टेंशन मत लो, ये अभी जो है वो भी नजर नहीं आएंगे बाद में। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो डिड यू गेट इट सर? तो अब मुझे समझ आ गया कि हर देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, और एक साल के अंदर उस देश के अंदर जितना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, उस कंट्री का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोंट वरी, ये पढ़ेंगे बाद में, अभी सिर्फ ग्लिम्प्स बना लो। देन आगे चले। तो हर कंट्री क्या कर रही है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही है, गुड्स बना रही है, सर्विस बना रही है। ज्यादा गुड्स है तो एक्सपोर्ट कर देंगे, कम गुड्स है तो इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपके जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके आसपास, आप अभी सुबह से अभी तक क्या गुड्स यूज किए हो बताओ? सुबह से अभी तक उठे, सबसे पहले उठ के क्या किया? अरे ब्रश किया ना? ये जो ब्रश आपके हाथ में था वो गुड्स था सर। एक ब्रश में पेस्ट लगाया होगा, टूथपेस्ट, वो भी गुड्स है। उसके बाद क्या किया? एकदम लिटरली मत बताओ, जनरली बताओ। लिटरली बताने लग रहे हैं, है ना? नाश्ता किया, बिस्किट खाया, ये सब क्या है सर? गुड्स है। एकदम लिटरली बता रहे हैं, मैं ऐसे अंगड़ाई लिया सर भाई। वो मत बताओ, समझ आ रहा है? अंगड़ाई मत बताओ, ठीक है? दर्शिल सफारी हो तुम सब लोग, ठीक है? दर्शिल सफारी को जानते हो? कौन दर्शिल सफारी? तारे जमीन पर वाला, समझ रहे हो? हाँ, तो आपने पेस्ट यूज किया, आपने हर चीज यूज करी, ये सारी चीज क्या है सर? आपने फिर बोले नाश्ता किया, नाश्ते में क्या खाया? पोहा खाया। अरे कुछ तो खाया होगा, पोहा खाया, रोटी खाई, चावल खाए, इसका मतलब आपका फूड। आपका फूड मतलब इसका रिलेशन सीधा किससे? गुड्स से। तो आपने गुड्स जो यूज किए, आप ही बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है? आपने गुड्स यूज किए, उन गुड्स में आपने एक गुड बताया क्या, कि आपने टूथपेस्ट यूज किया, ठीक है, और आपने ब्रश यूज किया, ये गुड्स हुआ सर। और बताओ कौन बात कर रहा है? जी 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 अग्रवाल साहब, इधर देखो। हाँ, आवाज पहचानता हूं मैं। उसके बाद आपने बोला कि आपने कुछ फूड एलिमेंट्स लिया सर, लिया। फूड एलिमेंट जो है वो भी आपका क्या है? गुड्स है। और फूड एलिमेंट, अब मुझे बताओ, आपने पोहा खाया, पोहा कहां से आया? दुकान से लाए होंगे, दुकान वाले के पास कहां से आया? कंपनी के पास कहां से आया? किसान से। किसान से आया, किसान के पास कहां से आया? उसने उगाया। इसका मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर रेस्पॉन्सिबल है आपके गुड्स के लिए। इसका मतलब एग्रीकल्चर जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। इसका मतलब द एवरी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। एवरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका मतलब सिर्फ बैंक और मॉनेटरी पॉलिसी आपका इकोनॉमिक्स नहीं है सर, आपका एग्रीकल्चर भी क्या है? इकोनॉमिक्स है। और हम एग्रीकल्चर को भी पढ़ेंगे सर। आर यू गेटिंग इट? मेक अ ग्लिम्प्स। और बताओ गुड्स क्या यूज कर रहे हो? फूड हुआ सर, फूड से एग्रीकल्चर आ गया पूरा, ठीक है? क्लोथ्स वगैरह यूज कर रहे हो, ये क्लोथ हो गए। क्लोथ, टूथब्रश, बेल्ट, जूते, सॉक्स, ठीक है, सारा। हाँ, फर्नीचर, बाइक, ऑटोमोबाइल, समझ गए? कार, साइकिल, फोन, ये जो सारी चीजें आप यूज कर रहे हो, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें एग्जैक्टली। फोन आप यूज कर रहे हो, अभी हाथ में फोन है, फोन कहां से लिया? दुकान से। दुकान वाले को कहां से मिला? कंपनी से। कंपनी को कहां से मिला? उन्होंने बनाया, उन्होंने सारे के सारे रॉ मटेरियल इकट्ठे किए और फाइनली एक फिनिश्ड गुड बनाया, फोन बनाया सर। अब ये फोन छोड़ दो वापस, अब किसी और चीज को बताओ मेरे को। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट आपके पास कहां से आया? दुकान से। दुकान वाले को कहां से मिला? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कहां से किया? रॉ मटेरियल इकट्ठा किया, प्रोडक्शन किया। समझ गए? ये जितनी भी चीजें आप पूरे दिन में यूज कर रहे हो, ये सारी की सारी किसी ना किसी इंडस्ट्री से आ रही है। आ रही है? इसका मतलब ये जो बाकी, एक तो फूड वाले गुड्स कहां से आ रहे हैं? एग्रीकल्चर से। और ये जो बाकी के गुड्स हैं वो कहां से आ रहे हैं? किसी न किसी इंडस्ट्री से आ रहे हैं। इसका मतलब इन सारे गुड्स की एक कैटेगरी बना लूं तो उसको मैं बना लेता हूं इंडस्ट्री की कैटेगरी। देन सारी इंडस्ट्री से आ रहे हैं।
फूड वाला एलिमेंट का रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? पूरा पूरा एग्रीकल्चर से आ रहा है। इसका मतलब एग्रीकल्चर की पूरी स्टडी मेरी किसमें आएगी? इकोनॉमिक्स में। उसी तरीके से इंडस्ट्रीज कैसे काम करती है पूरी की पूरी स्टडी किसमें आएगी? इकोनॉमिक्स में। दो हो गई सर, बात समझ में आ रही? तो गुड्स या तो नॉर्मली फूड से रिलेटेड होंगे या फिर आपकी अदर यूटिलिटी से रिलेटेड होंगे। तो यहां पे एग्रीकल्चर आ गया और यहां पे क्या आ गया? इंडस्ट्री आ गई। समझ आया? इन दोनों को पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है सर? इंडस्ट्री में दोनों हो सकती है। इंडस्ट्री में बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है, छोटी इंडस्ट्री हो सकती है। बड़ी इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा? हैवी इंडस्ट्रीज हो सकता है। वो डायरेक्ट वो वस्तुएं नहीं बना रहे जो लोग यूज कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट एक कंज्यूमर गुड है। हम पढ़ेंगे इनका मतलब क्या होता है। कंज्यूमर गुड का मतलब है डायरेक्टली आप लाए, आपने यूज कर लिया सर, यूज कर लिया। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो डायरेक्टली आप यूज नहीं करते या कंज्यूमर गुड नहीं होता है। एग्जांपल के लिए मशीनरी, गन्ने का रस निकालने की मशीन है, आप अपने घर में लाके रखते हो क्या? दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कंज्यूमर गुड। ठीक है, वो कैपिटल गुड है सर। वो क्या है? कैपिटल गुड है। जैसे एग्जांपल के लिए लैपटॉप है, लैपटॉप को एक तरीके से लॉन्ग टर्म का गुड कहा जाता है, पर ये भी कैपिटल गुड में कंसिडर होता है सर। समझ रहे? तो यहाँ पे गुड्स की कैटेगरी है, वो हम अभी उसमें नहीं जाएंगे, दैट विल कम आफ्टरवर्ड्स, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों किसका पार्ट हो गए सर? इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गए। इसका मतलब गुड्स की कैटेगरी को मैंने कवर कर लिया। अब आता है मेरे पास सर्विसेज की कैटेगरी आती। अब सर्विसेज की कैटेगरी में तो मैं क्लियर कह रहा हूं कि ये सारा इनटेंजिबल होता है सर। इनटेंजिबल का क्या मतलब है? छू नहीं सकते सर। जैसे एजुकेशन क्या है? इनटेंजिबल है, तो सर्विस है सर। हेल्थ क्या था सर? डॉक्टर के पास जा रहे हो, सर्विस है सर। डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया और आप मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हो, अब वो परचेजिंग हो गई है, वहां सर्विस नहीं चल रहा है, वहां क्या चल रहा है? फिर इंडस्ट्री चल रही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दवाई बनाई होगी, उन्होंने दवाई रिटेलर के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू रिटेलर को भेजा होगा और रिटेलर आपको बेच रहा है सर। तो वो प्रोडक्ट कहां से आ रहा है? इंडस्ट्री से। पर डॉक्टर जो अपना दिमाग, ब्रेन यूज करके आपकी डायग्नोसिस कर रहा है और आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि भैया ये एंटीबायोटिक खा लेना, वो क्या है सर? सर्विस है वो। दैट इज इंटेंजिबल। समझ में आया? आप डॉक्टर की जो सर्विस है, डॉक्टर जो आपको सेवा दे रहा है, उसको आप छू नहीं सकते, पर डॉक्टर जो दवाई दे रहा है उसको तो छू सकते। तो दवाई जो आ रही है दैट इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है दैट इज पार्ट ऑफ सर्विस। एग्जांपल के लिए अभी यहां बैठे हो, इंस्टीट्यूट जो है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशन जो है, एजुकेशन क्या होती है? सर्विस होती है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, क्या इसको छू सकते हो? अभी कि हवा में मेरे शब्द आ रहे हैं, उनको पकड़ रहे हो कैसे से? नहीं पकड़ रहे ना सर। इसका मतलब वो इंटेंजिबल है। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सर्विस है, बट जिस टेबल पे बैठे वो इंस्टीट्यूट का पार्ट है, उसको तो छू पा रहे हो ना। वो टेबल कहां से आया? किसी इंडस्ट्री से आया है। बात समझ आ रही? आर यू गेटिंग इट? टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी में डिफरेंस समझ में आया? गुड्स और सर्विस के बीच में डिफरेंस समझ में आया? सर्विसेज के एग्जांपल समझ में आए? सर्विस का एग्जांपल बहुत सिंपल 3-4 याद रखो। एजुकेशन और हेल्थ तो पहले याद रखो, एजुकेशन और हेल्थ। तीसरा गवर्नमेंट सर्विस होती है, इसलिए गवर्नमेंट सर्विस याद रखो। चौथा क्या? टेलीकॉम, टेलीकॉम भी सर्विस है। हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म इंडस्ट्री। समझ आ रहे हो? जब आप कहीं घूमने जाते हो, गाइड बोलता है मैं आपको घुमा दूंगा, गाइड आपको कुछ बेच रहा होता है क्या? नहीं, गाइड अपना एक्सपीरियंस जो है, उसका जो नॉलेज है, वो उसकी सर्विस दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है। तो वो किसमें आएगा? गाइड, टूरिज्म जो इंडस्ट्री, वो किसमें आती है? सर्विस इंडस्ट्री में आती है। वो गुड्स नहीं बेच रहे सर कोई आपको। समझ आ गया? डिड यू गेट इट? ठीक है, चलो सर। तो आपको, मुझे ये लग रहा है कि जब हम एडम स्मिथ से स्टार्ट किए, हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा। रिसोर्सेज नेचुरल हो गए और मैनमेड हो गए। नेचुरल रिसोर्सेज को मैनमेड में क्या होता है? कन्वर्ट करना होता है टू फुलफिल द ह्यूमन नीड्स, और वो जो कन्वर्जन होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कहते हैं। ये जो प्रोडक्शन है वो दोनों, दो चीजों का हो सकता है, गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स के अंदर बहुत सारे गुड्स हो सकते हैं। हमने आप ही से पूछा कि आप कौन से गुड्स सुबह से शाम तक यूज करते हो उसी के अंदर से हमें कुछ गुड्स मिले जो किससे रिलेटेड है? फूड से रिलेटेड है, आपके इंटेक से रिलेटेड है। तो इंटेक से रिलेटेड सारे गुड्स किस में चले गए? एग्रीकल्चर में चले गए। और जो आपके इंटेक से जुड़े हुए नहीं है, जो आप अलग तरीके के कंज्यूम करते हो गुड्स को, जैसे एग्जांपल के लिए टूथपेस्ट हो गया आपका, आपकी गाड़ी हो गई, आपका फोन हो गया, ये सारे जो गुड्स हैं, ये सारे गुड्स किस में आ रहे हैं? इंडस्ट्री के सेक्टर में आ रहे हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर की पूरी सेक्टर को आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, इंडस्ट्रियल पूरा सेक्टर पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में। इंडस्ट्रियल के अंदर दो देखें आपने, एक देखी छोटे इंडस्ट्री और एक देखी बड़ी इंडस्ट्री। छोटी इंडस्ट्री मतलब टूथपेस्ट इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है सर, क्योंकि कंज्यूमर गुड बना रही है। पर कुछ इंडस्ट्री ऐसी हो सकती है जो स्टील बना रही है। अब स्टील, कभी आप मार्केट में जाके स्टील खरीद के घर पे ले आते हो क्या? नहीं लाते ना। स्टील की जरूरत जब पड़ती है तब लाते हो, है ना। स्टील खरीदने नॉर्मली थोड़ी जा रहे हो। स्टील एफएमसीजी में नहीं आता। एफएमसीजी समझते हो सर? एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, पढ़ेंगे इसके बारे में, डोंट वरी। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स।
चिप्स हो गया आपका, टूथपेस्ट हो गया, साबुन, तेल, कंघा, ये सब क्या है? एफएमसीजीज हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, मतलब ये जल्दी जल्दी यूज होते हैं सर, है। और बाकी होती है हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील बना रहे हैं सर, सीमेंट बना रहे हैं। सीमेंट एफएमसीजी नहीं है ना सर, रोज सीमेंट खरीद रहा है क्या कोई आदमी? सीमेंट तो तभी खरीदेगा जब घर बना रहा होगा, जरूरत पड़ेगी तब, तो नहीं खरीदते ना। ऐसी चीजें जो आप रेगुलर बेसिस पे खरीद रहे होते हो उसको कहते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग। फास्ट मूविंग मतलब बहुत जल्दी, ये क्या होता है? यूटिलिटी में आता है एफएमसीजी। तो चिप्स हो गया, साबुन, तेल, कंघा, ये सब रेगुलर चीजें, डिओड्रेंट आपका, ये सब एफएमसीजी है सर, समझिए। तो कुछ इंडस्ट्री कौन सी होती है? एफएमसीजी, और कुछ इंडस्ट्री होती है हैवी इंडस्ट्रीज। तो आप इकोनॉमिक्स में एफएमसीजी के बारे में भी पढ़ोगे और आप इकोनॉमिक्स में हैवी इंडस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। एग्जांपल के लिए कोल इंडस्ट्री, क्या कोल, कोयला बनता है सर। अब कोयला निकलता कहां से? डायरेक्ट नेचुरल। तो कोयला जब निकलता है तो नेचुरल है, बट उस कोल को अगर आप किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, समझ रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? मैन मेड हो जाएगा, समझ रहा है। जो आप कच्चा तेल निकालते हो कहां से? खोद के निकाल रहे हो सर, माइन करके आपने क्या कर लिया? निकाल दिया। वो जो कच्चा तेल निकाला वो क्या है सर? नेचुरल है। बट क्या उस कच्चे तेल को डायरेक्टली आप यूज कर लोगे? क्या नहीं कर पाते। आपको पता है कि जो कच्चा तेल आप निकालते हो, जैसे एग्जांपल के लिए हम जा रहे हैं दुबई, कहां जा रहे हैं? दुबई। अब दुबई में हमको पता है कि वहां तेल का कुआं है सर। उस तेल के कुएं से जो आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो उस ऑयल को कहते हैं क्रूड ऑयल। क्या कहते हैं? कच्चा तेल सर। वो कच्चा तेल जो होता है वो काला काला होता है एकदम, देखा होगा आपने, स्लज टाइप का दिखता है। अब वो कच्चा तेल जो होता है उससे डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, तो ये तो नेचुरल होता है। क्या होता है? नेचुरल। बट इस नेचुरल को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यू विल कन्वर्ट इट इनटू मैन मेड। आप उसको प्राकृतिक को कृत्रिम में क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। अब ये जो कच्चा तेल होता है, इस कच्चे तेल को भारत खरीदता है सर। दुबई से क्या किया? भारत ने खरीदा कच्चा तेल। और ये कच्चा तेल जब भारत आ जाता है तो भारत इसको फिर क्या करता है? रिफाइन करता है। आपने देखा होगा रिफाइनरीज होती है इंडिया में, 3 बड़ी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं या पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं। उनका नाम है IOCL, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप होता है, BPCL, भारत पेट्रोलियम, और HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तीनों का पेट्रोल पंप होता है, तीनों से पेट्रोल भराया होगा आपने, होता है। ये 3 जो कंपनियां, ये इंडिया की 3 बड़ी PSUs हैं। इनको कहते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। क्या कहते हैं? ऑयल मार्केटिंग कंपनी। अभी भी मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं। मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो है, इन कंपनियों ने दुबई से डायरेक्टली क्या करा? तेल खरीदा। अब ये तेल डायरेक्टली यूजेबल नहीं है सर, तो इस ऑयल को हम क्या करते हैं? इस ऑयल को इंडिया लेकर आते हैं और इस ऑयल को फिर करते हैं सर क्या? रिफाइन। और रिफाइन करने का प्रोसेस क्या है कि जो पूरा का पूरा ऑयल होता है, उस पूरे ऑयल को आप एक फर्नेस में क्या करते हो? हीट अप करते हो। जब आप हीट अप करते हो, हीट अप करने के बाद उसका प्रोसेस होता है सर, टेक्निकल प्रोसेस है। हीट अप करने के बाद आप देखते हो वो जो ऑयल है उसकी अलग अलग क्या बन जाती है सर? लेयर्स बन जाती है, अलग अलग लेयर्स बन जाएगी। लेयर्स बन गई। अब अलग अलग लेयर में जो सबसे ऊपर की जो प्योर लेयर होती है, सबसे प्योर लेयर होती है, ये प्योर लेयर आपका बन जाती है। ये इसी से बन रहा है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल से। सबसे ऊपर की जो ऑयल बन वो प्योर होती है, उस प्योर ऑयल को बोलते हैं एविएशन टरबाइन फ्यूल। एविएशन टरबाइन फ्यूल लिख लो, एविएशन टरबाइन फ्यूल, ATF बोलते हैं इसको। एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो उसी क्रूड ऑयल से निकल रहा है जो कच्चा तेल आप लाए हो, ठीक है। और सबसे प्योर फॉर्म होता है जिसकी डेंसिटी सबसे लीस्ट होती है, ऊपर चला जाता है। और सबसे प्योर फॉर्म है जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और ये एविएशन टरबाइन फ्यूल यूज होता है आपके एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाने में, ठीक है। एविएशन समझ आ रहा है नाम से, विमान के लिए होगा सर। फिर उसके नीचे जो आपकी लेयर बनी हुई है वो लेयर होती है आपकी पेट्रोल की। किसकी होती है सर? पेट्रोल की। पेट्रोल स्पेसिफिक इंजन्स होते हैं, IC इंजन जो होते हैं, ठीक है। पेट्रोल स्पेसिफिक जो होते हैं जिसमें पेट्रोल यूज होता है, इसकी डेंसिटी अलग होती है। और इससे ज्यादा डेंसिटी जिसकी होती है वो कलेक्ट हो जाता है उसके नीचे सर, उसको कहते हैं डीजल। आपका क्या कहते हैं? डीजल। ये डीजल है सर, है डीजल। और डीजल के नीचे इकट्ठा होता है आपका केरोसिन। क्या होता है? केरोसिन, जिसकी डेंसिटी और अलग होती है।
और उसके नीचे का जो पार्ट होता है वो स्लज होता है, बट उसकी भी यूटिलिटी है सर। ठीक है, इसकी भी यूटिलिटी है, और अभी तो बहुत यूटिलिटी बढ़ी है इसकी कुछ रिसेंट टाइम में टेक्निकल डेवलपमेंट के बाद। अब ये आपने क्रूड ऑयल खरीदा, और क्रूड ऑयल को आपने क्या किया सर, फर्नेस यूज करके उसको कन्वर्ट किया मैन मेड प्रोडक्ट में, कृत्रिम बनाया सर उसको, और कृत्रिम बना के अब ये आपकी यूटिलिटी में आया ना कि अब हाँ एटीएफ आपको पता है कि कहाँ यूज करोगे, पता है एरोप्लेन्स वगैरह के लिए जाएगा सर। आपको पता है पेट्रोल कहाँ यूज करोगे, पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस होता है, ठीक है। पेट्रोल गाड़ी में डीजल नहीं डालना चाहिए कभी, ठीक है। एक बार गलती से डाल दिया था एक महिला ने, समझ गए, हाँ। पेट्रोल गाड़ी लेकर गए थे, उस पर लिखा हुआ नहीं था, जो महिला काम कर रही थी वहां पे उसको पता नहीं होगा, नहीं होगी, पेट्रोल पंप पे महिला काम कर रही थी, ठीक है। तो उसने पूछा नहीं कि क्या डालना है, उसने बताया 10 लीटर डाल दो, तो पेट्रोल की जगह क्या डाल दिया, डीजल डाल दिया, और गाड़ी में बहुत बड़ा क्या आ गया, खर्चा आ गया, फिर समझ रहे हो। और खर्चा बहुत खतरनाक आ जाता है, क्योंकि पहले उस डीजल को बाहर निकालना होता है, उसके बाद उसने जो नुकसान किया होता है अंदर जाके उसको भी ठीक करना होता है, समझ गया। तो डिड यू गेट इट सर। वापस चलो अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो अब मुझे बताओ इकोनॉमिक्स क्या है सर। इकोनॉमिक्स इज अबाउट इंक्वायरिंग इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस। जो राष्ट्रों की संपत्ति है उसको इंक्वायर करना है, और राष्ट्रों की संपत्ति है वो निर्भर करती है उसके रिसोर्सेज पे। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल और मैनमेड। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं उनको डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है, और मैनमेड वो होता है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं नेचुरल को। और नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं कई बार हम उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं। जो मैनमेड हमने बनाया है हो सकता है वो भी हमारे अभी तक फाइनल काम का नहीं है, तो हम मैनमेड को और मैनमेड में कन्वर्ट करते हैं। एग्जांपल के लिए हमने देखा था कि हमको एक लोह अयस्क मिला सर, आयरन का ओर मिला, दैट इज द हेमेटाइट Fe2O3। उस आयरन ओर को जो मिला वो नेचुरल है, उस आयरन ओर में से आयरन निकाला, आयरन क्या हो गया, मैनमेड। उस आयरन से हमने स्टील बनाया, स्टील भी क्या हो गया, मैनमेड। तो मैनमेड को आगे मैनमेड में कन्वर्ट करते रहते हो, तब तक करते रहते हो जब तक आपकी ह्यूमन नीड्स पूरी नहीं हो जाए। क्योंकि जब आपने आयरन ओर को आयरन बनाया, आयरन को स्टील बनाया, स्टील से आपने कोई ऑटोमोबाइल बनाया, कार, इसका मतलब चौथे लेवल पे जाके आपकी नीड्स क्या हुई, कंप्लीट हुई। ऐसे मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं सर। डिड यू गेट इट, आर यू गेटिंग इट। दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। और आप जब ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्शन किन किन चीजों का कर सकते हो, गुड्स का और सर्विसेज का। गुड्स दो कैटेगरी में जा रहे हैं, एक तो एग्रीकल्चर में जा रहे हैं और एक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, दोनों में जा रहे हैं। और तीसरा सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी एक थर्ड कैटेगरी है, तो सर्विसेज एक कैटेगरी हो गई। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी निकल के आ रही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। समझ आ रहा है। और ये जो 3 कैटेगरी निकल के आ रही है यही होते हैं 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर और एक होता है टर्शरी, ठीक है। और ये तीनों सेक्टर जो मिले हैं इनको मैं बता देता हूं, ये 3 सेक्टर्स हैं। 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। उससे पहला जो मिला है उसको कहते हैं प्राइमरी, प्राथमिक क्षेत्र, क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। उस प्राइमरी सेक्टर का सीधा सीधा मतलब होता है कि ये ऐसा सेक्टर है जिसमें हमको डायरेक्टली गुड्स कहां से मिल रहे हैं, गुड्स फ्रॉम नेचर। प्राइमरी सेक्टर किसको बोलते हैं, जहां पे डायरेक्टली कहां से मिल रहा होता है, नेचर से मिल रहा होता है। तो इसके अंदर जो कैटेगरी आ रही है वो क्या आ रही है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर आपका आता है प्राइमरी सेक्टर में। इसके साथ एक सेक्टर और आता है जिसको कहते हैं माइनिंग। क्या बोलते हैं, माइनिंग। माइनिंग का क्या मतलब होता है, जब आप खोदते हो, जब आप माइन करते हो तो आपको मिनरल्स मिलते हैं सर। वो मिनरल्स जो मिलते हैं वो भी डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं ना सर, तो वो भी किस में आएगा, प्राइमरी सेक्टर में आएगा। माइनिंग को लेकर कई लोग अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, कुछ लोग इसको सेकेंडरी सेक्टर में भी लेते हैं, बट हमको माइनिंग को प्राइमरी में लेके चलना है, नथिंग रॉन्ग विद इट, ओके। तो दिस इज योर प्राइमरी सेक्टर। हियर कम्स द सेकेंडरी सेक्टर, जो आपका द्वितीयक है, सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। जो सेकेंडरी सेक्टर है उसके अंदर क्या आएगा सर, आपका इंडस्ट्रीज आती है। बट वास्तविकता में ये होता है कि जो आपको नेचर से मिला है उस नेचर को आप क्या कर रहे हो, मैन मेड में कन्वर्ट कर रहे हो। ये काम आपका किस में होता है, सेकेंडरी सेक्टर में होता है, ठीक है। और आपको नेचर से कौन सी चीजें मिल रही है, वही सारी जो प्राइमरी सेक्टर में मिल रही है। इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर का सीधा संबंध किससे, नेचर से।
और नेचर से जो मिलता है उसको मैन मेड में कन्वर्ट कौन करता है? सेकेंडरी सेक्टर। इसका मतलब सेकेंडरी सेक्टर का जो इनपुट है वो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट है। समझ आ रहा है? तो प्राइमरी सेक्टर का जो आउटपुट होगा वही सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है? इनपुट होता है। समझ गए? तो यहां से जो मिलेगा वो इसके लिए क्या करेगा? इनपुट का काम करेगा। समझ गए? और इसको एग्जैक्टली कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और इसके अंदर होती है आपकी इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज बहुत सारी हो सकती है, सारी इंडस्ट्री को अभी नहीं देखेंगे। इंडस्ट्री में बहुत सारी, एग्जांपल के लिए क्या लिख दोगे? एफएमसीजीज है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजीज है। हैवी इंडस्ट्री भी आएगी इसमें। एग्जाम्पल लिखना है तो लिख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोल, ठीक है, कोल को तो कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, कोल मत लिखो तो स्टील लिख लो, स्टील इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल लिख लो, ठीक है, टेक्सटाइल क्या होता है? कपड़ा उद्योग। So this is the secondary sector. So the output of the primary sector act as input for the secondary sector है। और थर्ड सेक्टर जो है वो तो इससे पूरा क्या है? अलग है सर। थर्ड सेक्टर तो कौन सा है? सर्विस सेक्टर। इसको कहते हैं टर्शियरी, टर्शियरी सेक्टर। इसको कहेंगे सर्विसेज, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के एग्जांपल लिख सकते हो आप। क्या है? एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म, टूरिज्म के अलावा हॉस्पिटलिटी, हॉस्पिटलिटी के अलावा और क्या है? गवर्नमेंट सर्विस है ना, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, एटसेट्रा। समझ गए सर? तो गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस समझ में आ गया? नाइस। शुड वी गो अहेड? चले आगे। क्या आपका अर्थव्यवस्था पे पर्सपेक्टिव बन रहा है? क्या आप आइडिया जनरेट कर पा रहे हो? यही करना है। तो अब देखो सर, अब प्रोडक्शन की एक्टिविटी जो है सब जगह हो रही है। हर देश कर रहा है सर प्रोडक्शन एक्टिविटी, कर रहा है। अब आप आ जाओ, सबसे पहले मैं बात करता हूं गुड्स की। किसकी? गुड्स की। मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, इसका मतलब मुझे प्रोडक्शन करना है। बिजनेस का मतलब क्या है? प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी। या तो गुड्स बनाऊंगा या सर्विस बनाऊंगा, तीसरी कोई चीज तो बना नहीं सकता। ठीक है, तो मुझे जब कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, आपको एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, ठीक है, और आप अपने घर के बाहर खड़े हो एकदम ऐसे अल्लू अर्जुन की तरह कि आपको एक इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है और आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है। मुझे बताओ सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? सबसे पहली चीज लैंड चाहिए। सबसे पहली चीज लैंड चाहिए। रटा रटाया ज्ञान मत बताओ, इसीलिए बोल रहा हूं। आपको अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर तब तक मत दो जब तक दूसरे नहीं देते। समझ आ रहा है? रटा रटाया मत बताओ, आप अपने विवेक से बताओ। सब्जेक्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने अंदर की चीजों को खंगालोगे। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। मतलब आपको मैं जो चीज बता रहा हूं ना, वो वास्तविकता में मैं नहीं बता रहा हूं, वो आपके अंदर पहले से कहीं छुपी हुई है, आपको पता है ये चीज। मैं सिर्फ उस चीज को बाहर निकालने की क्या कर रहा हूं? कोशिश कर रहा हूं। वो कोशिश आप खुद भी कर सकते हो, पढ़ के कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो जब तक आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, रटा रटाई बात करोगे ना, तो आप खोलोगे नहीं। वो जो जितना एक्सप्लोर करना चाहिए माइंड को उतना करेगा नहीं। इसलिए सोच के बोलो, थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचो तो सही। इसलिए तो क्वेश्चन रेज किया है। आप खड़े हो घर के बाहर, आपको प्रोडक्शन करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको पेन का कंपनी खोलना है, पेन का प्रोडक्शन करना है। अब मुझे बताओ, आप खड़े हो बिल्कुल जीरो पे, आपको सबसे पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। सबसे पहली चीज रॉ मटेरियल चाहिए। मुझे सीक्वेंस में बताओ, सबसे पहले क्या चाहिए?
सबसे पहले पैसा चाहिए, पैसा नहीं होगा तो फिर तो ख्याली पुलाव भले शेख चिल्ली वाली बातें करते रहो। फर्स्ट थिंग यू नीड इज द मनी। ठीक है, चलो मनी है, मनी है, अब बताओ, मनी है, पैसा है तुम्हारे पास, 10 करोड़ रुपए रखे, बिजनेस स्टार्ट करना है, अब बताओ। आइडिया भी है आपके पास, चलो आइडिया भी है आपके पास। अब सबसे पहली चीज चाहिए लैंड चाहिए। सबसे पहले कंपनी खोलोगे कहां ये सोचोगे ना, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। तो फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड इज द लैंड। सबसे पहले लैंड चाहिए कि भैया लैंड मेरे को मिलेगा, यहां पे मैं अपनी कंपनी खोल सकता हूं, खोल सकता हूं। चलो लैंड मिल गया सर, लैंड मिल गया, अब क्या चाहिए, लैंड पे खड़े हो, अब लैंड पे चाहिए और लैंड पे डायरेक्ट लेबर बुला लोगे, कोई सेंस है इस बात की? सबसे पहले लैंड पे कुछ कुछ बनाओगे तो सही ना, पहले बिल्डिंग तो खड़ी करो, डायरेक्ट लेबर हाँ चालू कर भाई। एग्रीकल्चर थोड़ी हो रहा है, एग्रीकल्चर में भी 50 चीज देखना पड़ता है, समझ गए? उसमें भी डायरेक्ट लेबर को नहीं बुला सकते आप, किसी भी इंडस्ट्री में लेबर को नहीं बुला सकते। सोच के बताओ थोड़ा, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे कि भैया पहले बिल्डिंग बनाओ, पहले बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग बनाओगे उसके बाद आपको जो जो प्रोडक्शन के लिए मशीनरी चाहिए मशीनरी लेकर आओगे, उन मशीन्स को लगाओगे, समझ में आ रहा है? मशीन्स के बाद आप बैठने के लिए डेस्क बनाओगे, आपको पता है कस्टमर आएगा तो बैठेगा कहाँ, ठीक है? आपको ये भी देखना है कि जो मशीन बड़ी लगी है उसके बाद कपड़े चेंज करने के लिए वर्कर्स को एक कमरा भी चाहिए, आपको ये देखना पड़ेगा, हाथ धोने के लिए बेसिन भी बनाना है, आपको पता है कि हल्का होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पैखाना बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? हर चीज बनानी पड़ेगी ना सर। जब आपका ये सारा चीज बन जाएगा, किसका माइक ऑन है सर? जब आपका ये सारा चीज बन जाएगा, अब आपको क्या चाहिए बताओ? अब आपको चाहिए लेबर, कि भैया अब लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल भी आ गया इसमें, रॉ मटेरियल भी आ गया, जिसके बनाओगे रॉ मटेरियल भी आ गया इसमें, वो भी ले आए। अब आपको चाहिए लेबर, कि भैया अब लेबर आएगा, वो इस पे क्या करेगा, काम करेगा। तो सेकंड चीज जो आपको चाहिए थी, उस चीज को कहते हैं कैपिटल। एग्जैक्टली, जो बड़ी कैटेगरी है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बनाया, इसको कहते हैं पूंजी, हिंदी में क्या कहते हैं, पूंजी। तो पूंजी में आपने जो शुरू में आपका पैसा दिया था, वो पैसा भी आ गया सर, आ गया। उस पैसे के अलावा आपने जो क्या बोलते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ गया, आपकी मशीनरी भी आ गई सर, आ गई, एटसेट्रा। ये सारा किसमें आया, आपका कैपिटल में आया। बहुत खतरनाक लोग हो यार, तो तुम कभी भी किसी का प्रोडक्शन बर्बाद कर सकते हो। तो पहली चीज क्या चाहिए सर, लैंड। आपने बताया लैंड, बाकी सारी चीजें जो आपने बताई वो सब कैपिटल में आती है, उसकी कैटेगरी क्या है, कैपिटल। हिंदी में इसको कहते हैं भूमि, इसको कहते हैं पूंजी सर। और इसके बाद आपने बताया कि अब आपको क्या चाहिए सर, लेबर चाहिए, काम करने वाला चाहिए, लेबर, ठीक है। लेबर में आपको पता है हर तरीके का लेबर है सर। लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि जो पत्थर डाल रहा है, ध्यान रखना। लेबर का मतलब वो व्यक्ति जो अपना वर्क पुट कर रहा है। एग्जांपल समझ में आ रहा है? जैसे इस अगर जीओआईएस को एक इंडस्ट्री मानोगे तो मैं भी एक लेबर हूं सर, समझ आ रहा है? मैं एक लेबर हूं सर, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। समझ आ रहा है? नहीं, पॉइंट इसकी लेबर को लेकर हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग है, पत्थर डाल रहा लेबर है, लेबर को बुला के ले आओ। लेबर का मतलब होता है हर वो पर्सन जो अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है, दैट इज द लेबर। लेबर का मतलब होता है श्रम। वास्तविकता में इसको हिंदी में क्या कहते हैं, श्रम। तो आप जो शब्द यूज करोगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है सर, आपकी भूमि सर। क्या है, भूमि। कैपिटल का क्या मतलब है, आपकी पूंजी सर। और इसका क्या मतलब है, आपका श्रम सर। मैं अब आपके पास लेबर भी आ गया है सर, सारा का सारा लेबर आ गया। लेबर काम करना क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो लेबर में सब आ गए। लेबर में आपके वर्कर्स भी आ गए, जो लोअर लेवल वर्कर्स है। उसके बाद थोड़ा सा मीडियम लेवल पे आओगे तो आपको मैनेजमेंट सुपरवाइजर ये भी चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर आओगे तो आपको सीनियर मैनेजर भी चाहिए, चाहिए। ये सब भी हो गया। अब आपका काम स्टार्ट होने वाला है। अब आपको क्या चाहिए, काम भी स्टार्ट हो गया। अब इस पूरे काम को मैनेज करने के लिए, इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए इसका ओनर चाहिए सर। इसका कौन चाहिए, ओनर चाहिए, ठीक है। उस ओनर को कहा जाता है, चौथा कैटेगरी, दैट इज एंटरप्रेन्योर। क्या कहा जाता है, या तो एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज करो या ओनर वर्ड भी यूज कर सकते हो। एंटरप्रेन्योर इज अ बेटर वर्ड, टेक्निकल वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तो इसको क्या कहते हैं हिंदी में, एंटरप्रेन्योर को हिंदी में क्या कहते हैं, कोई आइडिया नहीं है? उद्यम
उद्यमी, उद्यमी क्या कह रहे हैं सर? उद्यमी, समझा? अब आप पूरी दुनिया में, अब आपका सब हो गया सर, आपको लैंड मिल गया, आपका कैपिटल मिल गया, आपका लेबर मिल गया, आपका एंटरप्रेन्योर भी मिल गया, सब लोग मिल गए। अब आप अपनी प्रोडक्शन की प्रक्रिया को क्या कर सकते हो? स्टार्ट कर सकते हो। आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चाहे आपको गुड्स बनाना है, चाहे आपको सर्विसेज बनाना है, आपको इन्हीं चार चीजों की जरूरत होती है। अगर आपके दिमाग में और भी कुछ आ रहा है तो वो घूम फिर के इन्हीं चार कैटेगरी में किसी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो चार चीजें जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी भी वस्तु का, गुड्स का या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए, इन चारों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के कारक। इनको क्या कहते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन के कारक सर। ये क्या है? उत्पादन के कारक है। इसका मतलब कभी भी अगर आपको कुछ भी उत्पादन करना है तो आपको ये चारों चीजें चाहिए सर, चारों चाहिए, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। समझ गए? अब जब ये सब हो गया और आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, अब आपको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। अब जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसको कोई यूज करेगा तब ना बिजनेस सफल होगा। अब आपको क्या चाहिए? कस्टमर चाहिए। समझ में आ गया? ये जो पूरी की पूरी कैटेगरी है इसको कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको याद रखेंगे सर। ये चार ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, चार के ज्यादा पांचवा नहीं होता है। ये परफेक्ट कैटेगरी है। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। समझ गए सर? आगे चलो। हाँ, ऐसी बात कर रहे हैं, गुड सर्विस दोनों आएगा। एग्जाम्पल के लिए छोड़ दो, भूल जाओ उस पेन बनाने वाली कंपनी को, जीओआईएस पे फोकस करते हैं। प्रिंस सर ने जब पहली बार सोचा होगा जीओआईएस खोलना है, उनको सबसे पहले क्या चाहिए थी? लैंड चाहिए थी। उन्होंने देखा है न्यूज़पेपर में ऐड आया है कि सर वहां लैंड खाली पड़ा है, ये बिल्डिंग खाली पड़ी है, तुरंत पहुंच गए। पहुंचे, उनको बता दिया ये देखो ये 1200 स्क्वायर फीट की का ये फ्लोर है, इसको आप ले लो। बोले हाँ ये ठीक है। आए, खड़े हो गए, लैंड मिल गया सर। अब उन्होंने देखा कि लैंड तो खाली है, इसमें क्लासरूम बनाना पड़ेगा, इसमें आपको वॉशरूम बनाना पड़ेगा, सब बनाना पड़ेगा। उन्होंने सारी चीज पे पैसा खर्च कर दिया, सब ले लिया। उसके बाद उन्होंने बोला अब क्लासरूम में एसी लगाना पड़ेगा, एसी भी लगा दिए। टेबल कुर्सी लाना पड़ेगा, ले आए। लैपटॉप लाना पड़ेगा, ले आए। डिजिटल बोर्ड लाना, ले आए। पेन लाना, ले आए। कैमरा लाना, ले, सब कुछ ले आए सर। ये सब जो लाए वो किस में आया सर? कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी में आया। ये लैपटॉप जो रखा हुआ है वास्तविकता में ये जीओआईएस का क्या है सर? कैपिटल है। ये जो पेन है, ये जो बोर्ड है, ये सब क्या है? जीओआईएस का कैपिटल है। कैपिटल का जनरल डेफिनेशन क्या होता है पता है? कैपिटल का जनरल डेफिनेशन होता है एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग, और इनपुट विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कैपिटल। है? तो ये सारा क्या है? कैपिटल है। उसके बाद उनको लेबर चाहिए थे, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, ये अच्छा लेबर है, इसको पकड़ो। ठीक है, इसके अलावा और भी अलग अलग लेवल पे उन्होंने टेक्निक्स पकड़ा सर। उनको पता है कि आपको मैनेजरियल लोग भी चाहिए। एडमिन के लिए उन्होंने दुर्गेश सर को पकड़ा, टेक्निकल टीम के लिए सहार जी को पकड़ा सर। और भी बड़ी टीम है सर, और भी लोग हैं, सबका नाम मैं नहीं जानता। योगेश्वरी जी चाहिए सर मल्टीटास्किंग के लिए, वो भी हैं सर। टीचर्स चाहिए, टीचर्स को भी हायर कर लिया, सब हायर कर लिया ना। इसका मतलब लेबर भी आ गया आपके पास। एंटरप्रेन्योर वो खुद है सर, क्योंकि वो मैनेज करने वाले हैं। अब उनको कौन चाहिए? स्टूडेंट्स। आप लोग भी आ गए, पैसा बढ़िया चल रहा है, चलना चाहिए सर, यही तो इकोनॉमिक्स है, गिव एंड टेक। आर यू गेटिंग इट? तो गुड्स का प्रोडक्शन भी हो सकता है और सर्विसेज का भी तो हो सकता है। ये सर्विस ही तो है, कुछ बेच रहे हैं क्या? आपको सेवा दे रहे हैं सर, ये तो सेवा है। समझ रहे हो? शिक्षा क्या है? सेवा है। पर सेवा के बाद मंथ कंप्लीट हो गया, मेवा नहीं मिला है अभी तक। सैलरी नहीं आई, आ जानी चाहिए। सुन लिया, इसको काट देना भाई। हाँ, चले, कहां जाना है? इसका मतलब पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन की एक्टिविटी हो रही है, और पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी कर रहा है या तो गुड्स बना रहा है या सर्विसेज बना रहा है। और गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, दोनों के लिए क्या चाहिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने? चार सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये चारों होंगे तो आप काम काज स्टार्ट कर दोगे। क्या मैं आगे पढ़ाऊं? यस, चलें आगे। अब मैं कह रहा हूं कि पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है सर, हो रही है। 10-15 मिनट और ध्यान दे दो, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूं जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मैं एक देश पे पहले फोकस करता हूं। करूं एक देश पे फोकस, और वो देश है भारत। क्या है? भारत। भारत देश में ये जो इकोनॉमिक्स का गेम है,
ये इकोनॉमिक्स का गेम जो है 4 लोग खेलते हैं सर। कौन खेलते हैं? 4 लोग खेलेंगे। 4 लोग में से पहले जो लोग हैं वो लोग हम है। कौन है? हम है। हम मतलब मैंगो मैन। मैंगो मैन मतलब अरविंद केजरीवाल, समझ गए? मतलब आम आदमी। आम आदमी का मतलब कौन है? हाउस होल्ड। टर्म क्या यूज होता है? हाउस होल्ड। आम आदमी को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं? हाउस होल्ड। समझ गए? केजरीवाल साहब बाहर ही है क्या अभी? हाँ तो ठीक है, अच्छा है, वो कभी भी अंदर जा सकते हैं। हाँ, अरे जब तक बीजेपी रहेगी वो कभी भी अंदर जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। मोदी जी बैठे बैठे खाना खाते बोलते होंगे केजू, ठीक है। पहले गेम खेलने वाला कौन है सर? हाउस होल्ड। पहला गेम खेलेंगे हम लोग सर, हाउस होल्ड। हमारे बिना कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं हो सकता। अर्थव्यवस्था तो हम पे टिकी। तो पहला जो गेम के प्लेयर्स हैं वो कौन है? हाउस होल्ड। दूसरे जो गेम के प्लेयर्स हैं वो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक। और राहुल गांधी बहुत बार बार उनका संसद में नाम लेते रहते हैं कि मोदी जी के दोस्त है, मोदी जी के दोस्त है, ठीक है। अडानी और अंबानी, समझ में आ रहा है? इसका मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज। कौन है? बड़ी इंडस्ट्रीज। समझ में आ रहा है? तो उसको अपन वर्ड यूज करेंगे बिजनेस। क्या करेंगे? बिजनेस एंटिटीज, जो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जिनको बोलते हैं। तो पहला ये इकोनॉमी का गेम जो खेलने वाला है वो कौन खेलने वाला है? हम खेलने वाले, हम खेलेंगे। और सेकंड कौन है हमारे साथ? बिजनेसेस है। तीसरा जो है पर्सन, ठीक है, वो है जो है, ठीक है, उसी के चक्कर में वो है। बताओ बिजनेसेस का सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? वाह मोदी जी वाह। कौन है? वाह मोदी जी वाह। इसका मतलब जो तीसरा प्लेयर खेलने वाला है वो है आपकी सरकार। कौन है सर? गवर्नमेंट। द थर्ड प्लेयर इज द गवर्नमेंट, ठीक है। और चौथा जो प्लेयर खेलेगा सर इस गेम को, अब मोदी जी के बाहर के दोस्त कौन है? स्वामी विवेकानंद। कौन बोल के गया था इंडिया में? ट्रम्प। समझ आ रहा है? और ट्रम्प के अलावा ट्रम्प का पूरा अमेरिका सर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब है जो फॉरेनर्स हैं उनका भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो होता होगा भारत की अर्थव्यवस्था में, वो भी कंट्रीब्यूट करते होंगे, तो उनको भी लेना पड़ेगा। तो 3 तो हो गए ये, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट। और चौथा कौन है सर? फॉरेनर्स। कौन है सर? फॉरेन नेशंस, ठीक है। ये 4 लोग का गेम खेलेंगे, ठीक है। अब जो अर्थव्यवस्था का गेम है सर वो इन 4 के बीच में खेला जा रहा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बात कही थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? इफ यू विल लर्न द रूल्स ऑफ द गेम बेटर देन अदर्स, यू विल प्ले बेटर देन अदर्स। अगर आप खेल के नियमों को दूसरों से ज्यादा बेहतर समझते हो तो आप उस दूसरों से बेहतर खेलोगे भी, ठीक है। इकोनॉमिक्स का अगर आपको गेम समझना है तो इसके रूल्स को पहले समझ लो। ये 4 लोग खेलने वाले हैं, पर 4 लोगों की एंट्री एक साथ नहीं करानी है, ठीक है। आपने रॉयल रंबल देखा है? WWE में रॉयल रंबल होता है। रॉयल रंबल में क्या होता है? हर थोड़ी थोड़ी देर में एक एक जन की एंट्री होती है, समझ गए? हाँ, तो भाई ब्रॉक लेसनर टाइप मोदी जी एंट्री करेंगे बाद में, ठीक है, समझ रहे हो? बाद में एंट्री करानी है, गेम में पहले एंटर नहीं कराना है उनको, क्योंकि गेम में पहले एंटर करा दोगे उनको तो पहले ही वो क्या करेंगे? सिंहासन डाल के बैठ जाएंगे और किसी काम नहीं करने देंगे। तो पहले उनको एंट्री नहीं करानी है। तो आपको एक एक करके गेम एंट्री। सबसे पहले जो गेम स्टार्ट करेंगे वो कौन है सर? हाउस होल्ड्स और बिजनेस। असली गेम तो यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो गेम स्टार्ट होगा इसमें कौन है स्टार्ट कर रहा है? हाउस होल्ड और बिजनेस। स्टार्ट करूं? गेम स्टार्ट करूं? इन दोनों की एंट्री बाद में कराएंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड और बिजनेस। मिटा दो इसको, मिटा दो इन्हें, मिटा दिया। तो यहां खड़ा है कौन? खड़ा हूं हाउस होल्ड्स, और इधर खड़े हैं कौन? बिजनेस, ठीक है। WWE 101। अब हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में गेम स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब मुझे बताओ बिजनेस को करना क्या है? बिजनेस क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स या फिर सर्विसेज का। और प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? मैं मार दूंगा, बता रहा हूं, गला दबा के मर्डर का इल्जाम मान लूंगा मैं। अभी बताया था प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए। अरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए यार, यही सब बोलने के लिए यहां बैठे हो।
नहीं पढ़ाया था तब भी रॉ मटेरियल बोल रहे थे, पढ़ाने के बाद भी रॉ मटेरियल ही बोल रहे हो, नॉनसेंस। ईश्वर, बिजनेसेस को क्या चाहिए सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। वो पढ़ाया क्यों? इसीलिए तो पढ़ाया था कि ये हाई बाय आंसर नहीं करो, और तुम उसको पढ़ाने के बाद ज्यादा हाई बाय आंसर कर रहे हो, पहले ठीक कर रहे थे। मेरा फोटो टांग दोगे तुम यहां पे? एक टीचर शहीद हो गया, ये बोल रहा है यहां अच्छा लगेगा सर, उधर नजर नहीं जाएगी। वाह, कलयुग ही चल रहा है, गुरुजी निपटाने में लगे हो। इधर देखो, हाउस बिजनेसेस को चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। सर समझ में आ रहा है? अब मैं जब बिजनेस की बात कर रहा हूं, सारे लोग पेन सब छोड़ के इधर देखो, 10 मिनट के लिए सिर्फ इधर फोकस करो, अगर आपको इकोनॉमिक्स समझनी है तो। ठीक है, अच्छा कलर नहीं मिल रहा, ये ठीक है, ये तो वही वाला है। उई, कोई बात नहीं, वापस लिख देंगे, गलतियां इरेज होनी चाहिए। क्या था? हाउस होल्ड और बिजनेस। बिजनेस को क्या चाहिए सर? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। कैसे अपने मन से चलता है आजकल, अलबेला हो गया है, कोई बात नहीं। इनको चाहिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर। फैक्टर प्रोडक्शन कितने हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब मैं जो बता रहा हूं बेटा ध्यान से सुनो, ये जो हाउस होल्ड है वो हम लोग हैं, ठीक है? ये जो बिजनेस है वो बिजनेस लोग नहीं है, ध्यान रखना, ये लोग नहीं है, ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, ये एक एंटिटी है। जब मैं बिजनेस लिख रहा हूं, इसका मतलब बिजनेस का मतलब वहां कोई आदमी नहीं बैठा है, वो एक एंटिटी है, वो एक इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब जब मैं बात कर रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्री की, इसका मतलब ये पूरी रिलायंस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं मुकेश अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं। समझ रहा? मुकेश अंबानी जब अपने घर पे बैठे हैं भाई साहब, तो वो भी क्या है? एक हाउस होल्ड ही है, ध्यान रखना। वो जब रिलायंस के ऑफिस में बैठ के एज ए चेयरमैन बैठ जाते हैं, तो फिर वो क्या है? उस बिजनेस एंटिटी का हिस्सा है। उनकी इंडिविजुअलिटी को नहीं ले रहा हूं मैं यहां पे, समझ गए? चलो, अब बिजनेस को क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब मुझे बताओ, बिजनेस स्टार्ट करता कौन है? बिजनेसमैन करता है कि हाउस होल्ड करता है? हाउस होल्ड ही तो करता है, खड़ा तो वही था अकेला। हाउस होल्ड को पहली चीज क्या चाहिए? लैंड चाहिए ना, लैंड चाहिए सबसे पहली चीज। और लैंड जो है वो उसको यूजुअली अगर उसके पास नहीं है तो वो मिलता किसी ना किसी हाउस होल्ड से ही है। समझ में आ रहा है? तो पहली चीज जो लैंड चाहिए, पहली चीज क्या चाहिए सर? लैंड चाहिए। वो लैंड कहां से मिल रहा है आपको? हाउस होल्ड से मिल रहा है। कहां से मिल रहा है? हाउस होल्ड से। तो मुझे बताओ, पहली चीज जो हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ जा रही है उसका क्या नाम है? लैंड है सर। लैंड मिल गया, अब क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, जो पैसा लगा रहा होता है वो हाउस होल्ड ही होता है, बिकॉज मनी इज गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस। सेकेंड थिंग विच इज गोइंग फ्रॉम हाउस होल्ड टू बिजनेस इज द कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज थर्ड थिंग? लेबर। लेबर कौन होता है? हाउस होल्ड तो लेबर ही है, समझ आ रहा है? हाँ, तो हाउस होल्ड से इधर क्या जा रहा है? लेबर जा रहा है। चौथा क्या बचा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेसमैन है। मैंने अभी बोला मुकेश भाई जब घर पे बैठे तो वो हाउस होल्ड ही तो है। तो हाउस होल्ड से ही तो बिजनेस को क्या मिल रहा है? एंटरप्रेन्योर मिल रहा है। तो हाउस होल्ड से ही इधर क्या जा रहा है? एंटरप्रेन्योर जा रहा है सर। इसका मतलब चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ क्या हुए सर? मूव हुए। हुए। पॉकेट में कुछ काम होता है क्या? कुछ नहीं होता। सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सबको क्या चाहिए? पैसा। समझ रहे हो? चंदन बेच देंगे, कुछ भी बेच देंगे, नेशनल अवार्ड भी मिल जाएगा उनको। मोस्ट इंस्पायरिंग रोल के लिए मिला है नेशनल अवार्ड अल्लू अर्जुन को। गजब। इधर देखो, हाउस होल्ड से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर कहां गया सर? बिजनेस की तरफ गया। बट देयर आर नो फ्री कूपन्स इन इकोनॉमी। कुछ भी काम फोकट में नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए। सबसे पहली चीज आती है लैंड। लैंड जब हाउस होल्ड ने बिजनेस को दिया है तो लैंड पे क्या लेगा सर? पैसा। और लैंड पे आता है रेंट। क्या आता है? रेंट। तो जब लैंड इधर से इधर गया तो लैंड के लिए इधर से इधर क्या जाएगा सर?
रेंट। समझ में आया? इनकी जोड़ी बन गई, क्योंकि लैंड हमेशा क्या अट्रैक्ट करता है? रेंट अट्रैक्ट करता है, करता है। तो पहली जोड़ी क्या बनी? लैंड और रेंट की बन गई सर। हाउस होल्ड से लैंड गया और हाउस होल्ड को मिला क्या? रेंट मिला। समझ गए? अब आता है कैपिटल। कैपिटल को कहते हैं सर पूंजी। कैपिटल पे ध्यान से देखो, एक चीज समझाता हूं। कैपिटल जो होता है वो होती है पूंजी, और पूंजी जो होती है वो रखी रखी किसी काम की नहीं होती। इसीलिए पूंजी के लिए कहा जाता है कि इसको क्या कर दो सर? इन्वेस्ट कर दो। आपके पास 100 रुपए रखे हैं आज, 100 रुपए घर में अलमारी में रख दो, एक साल बाद भी 100 रुपए रहेंगे, उनकी परचेजिंग पावर घट और जाएगी। समझ गए? आज 100 रुपए में 1 किलो आम खरीद सकते हो, एक साल बाद 100 रुपए में आधा किलो आम ही आ रहे हैं। इसका मतलब 100 रुपए रखे रखे घट गए सर। समझ आ रहा है? रखेंगे ऐसे दिखेंगे 100 के 100 ही, कटेंगे नहीं, छोटे नहीं हो जाएंगे, दिखेंगे 100 के 100, पर उनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो जो आपकी पूंजी होती है वो पूंजी हमेशा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है कि इन्वेस्ट करो उसको सर। इन्वेस्ट करोगे तो उस पर क्या आएगा सर? रिटर्न आएगा। आएगा। तो आपका कैपिटल जो होता है ना वो हमेशा एक चीज अट्रैक्ट करता है, दैट इज द इंटरेस्ट। क्या अट्रैक्ट करता है? इंटरेस्ट। क्योंकि आप 100 रुपए अगर बैंक में रख दोगे तो उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। समझ आ रहा है? तो आपका कैपिटल यूजुअली अट्रैक्ट करता है इंटरेस्ट, और कैपिटल जो है वो डिमिनिश भी होता है, वो हम पढ़ाएंगे बाद में। पर अभी मैं बता रहा हूं कि अगर हाउस होल्ड ने कैपिटल दिया है, अगर हाउस होल्ड ने अपना पैसा निकाल के दिया है बिजनेस को, तो हाउस होल्ड उसके रिटर्न में क्या लेगा? इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? द थिंग विच इज मूविंग फ्रॉम बिजनेस टू in return to the capital is interest। तो यहां एक जोड़ी और बन गई। बनी जोड़ी? किसकी बनी? कैपिटल और क्या हो रहा है? कैपिटल और इंटरेस्ट की बनी। कैपिटल किधर से किधर गया सर? उधर गया। इंटरेस्ट इधर से इधर आया। थोड़ी जगह कम है, ध्यान से समझ लो थोड़ा। पर अब आता है क्या? लेबर। लेबर फ्री में काम करेगा क्या? लेबर को चाहिए पैसा, वेजेस। क्या चाहिए? वेजेस। तो इधर से इधर क्या जाएगा? वेजेस। वेजेस गए, एक जोड़ी और बन गई, यहां पे बन गई वेजेस और लेबर की। और तीसरा क्या है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन है सर? वो पर्सन है ना। एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा किस फॉर्म में? एंटरप्रेन्योर को सैलरी मिलती है क्या? नहीं, प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो यहां पे इधर से इधर जो जाएगा वो क्या है? इधर से इधर जो जा रहा है दैट इज द प्रॉफिट। तो यहां एक जोड़ी और बन गई सर। ये वापस आएगा आगे, डोंट वरी। अभी मैं सिर्फ पर्सपेक्टिव बना रहा हूं। यहां क्या समझ में आया? कि चार चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, किधर से किधर गई? हाउस होल्ड से बिजनेस के पास, और चारों ने किसी किसी तरीके से मनी को क्या किया? अट्रैक्ट किया। समझ गए? अब मुझे बताओ ये चारों लेकर बिजनेस करेगा क्या? हाउस होल्ड को बेच देगा। क्या बेच देगा मेरा सर? नॉनसेंस। ये लिया क्यों इन चारों को? प्रोडक्शन के लिए लिया ना। इन चारों का यूज करके कुछ ना कुछ क्या करेगा? बेच देगा। क्या बेच देगा? मानसिक रूप से विकलांग हो गया बिल्कुल। पहले प्रोडक्शन करेगा, अब जो प्रोडक्शन किया उसको क्या घर पे सजा के रखेगा? उसको बेचेगा। किसको? हाउस होल्ड को। जो प्रोडक्शन हुआ वो अल्टीमेटली कहां जाएगा सर? बिकने के लिए। वो गया इधर से हाउस होल्ड के पास। हाउस होल्ड को बेचा क्या इसने? गुड्स। प्रोडक्शन नहीं बेचा, गुड्स बेचे। स्लो हो गए हो क्या तुम लोग? प्रोडक्शन बेच दिया, अब गुड्स फोकट में बेचेगा क्या? गुड्स फोकट में बेचेगा क्या? नहीं बेचेगा। गुड्स बेचेगा पैसा। तो इधर से इधर क्या फ्लो होगा फिर? इधर से पैसा। अब मुझे बताओ, पहले उसने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेने के लिए पैसा दिया, क्योंकि उसने देखो रेंट पे किया है सर बिजनेस ने। लैंड पे रेंट पे किया, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया, लेबर को वेजेस पे किए, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। ये चारों चीज पहले खर्च कर चुका है, कर चुका है। और ये जब खर्च कर चुका है तो जो प्रोडक्शन आया
उस प्रोडक्शन को फिर वापस किसको बेचेगा? हाउस होल्ड को ही। उन्हीं से काम लिया, उन्हीं के लिए प्रोडक्शन किया, उन्हीं को बेचा, वो पैसा जो इसने इनको दिया था वापस वो पैसा ले लिया। बात समझ आई? देखो ना यार, ये जो इंटरेस्ट पे किया, ये रेंट पे किया, ये वेजेस पे किए और ये प्रॉफिट पे किया, ये चारों जो पे किए बिजनेस ने हाउस होल्ड को, ठीक है, वो पैसा जो उनके पास गया, उनसे काम लिया, उनके प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन में जो बना उसको वापस उन्हीं लोगों को बेचकर जो पैसा इसने दिया था उससे ज्यादा ले लिया। ले लिया ना? समझ? इसका मतलब पहले हाउस होल्ड से पैसा किस तरफ गया? बिजनेस की तरफ, और फिर बिजनेस से पैसा किस तरफ आया? हाउस होल्ड की तरफ। तो हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में कंटिन्यूसली मनी जो है वो सर्कुलेट होती रहती। इसी को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। समझ गए सर? और ये हर देश में हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन हर देश में हो रहा है। और प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? पैसा, ह्यूमन नीड्स के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। पैसा, तुम्हारी तो ह्यूमन नीड ही पैसा है। पैसे के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं तुम्हें जीवन में। क्या नीड है तुम्हें? सुबह उठते ही ब्रश नहीं चाहिए, पैसा दे दो। टूथपेस्ट नहीं चाहिए, पैसा दे दो। खाने के समय पैसा खा लेंगे। सिक्के चबा रहे। पेस्ट नहीं करके सिक्के चबाओगे ना। समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दो लोग अभी गेम में थे। कितने? दो लोग। तो दो लोग में कौन था? एक थे हाउस होल्ड्स, कॉमन मैन, केजरीवाल, केजू। और फिर कौन है सर? बिजनेसमैन। पर क्या ये सिर्फ दो ही है खेल में? अभी कौन आ रहा है? भाइयों बहनों, ठीक है, रात 12 बजे से 500 रुपए और 1000 के नोट्स जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। समझ गए? जैसे ही उन्होंने आके ये बात बोली टीवी पे, दोनों ही घबरा गए, क्योंकि इनके पास ब्लैक मनी था और सारा 500-1000 के नोट में दबा के रखा है। और ये जो महिलाएं घर की, जो अपने पति से शिकायत करती, मेरी मम्मी इंक्लूडिंग, पापा को बोलती पैसा नहीं देते हो जी, है? उस दिन 40-50 हजार रुपए निकाल के लिया इस किचन के अंदर से, बोले बेटा इनको बदलवा के लिया, मैं मर जाऊंगी। इकट्ठा कर रखा है ना 500-1000 के नोट, नकली, मतलब वो सारे बंद हो गए ना, इतना पैसा अंदर से निकल गया। हाँ, और 20 रुपए का मेरे को वो चोकोबार नहीं खिला रही थी मम्मी एक दिन पहले। गजब, धन्य धन्य नारी जीवन, पैसा नहीं अंदर से 40-50 हजार रुपए निकाल दी। मेरे हार का पैसा है बेटा, बोलती है। अच्छा, तो दो लोग अभी हैं, अब तीसरा एंट्री मारेगा, दैट इज द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट आके बोलती है क्या 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 कर रहे हो तुम? पैसा कमा रहे हो, इंटरेस्ट कमा रहे हो, रेंट कमा रहे हो, वेजेस आ रहा है, प्रॉफिट कमा रहे हो, टैक्स नहीं दोगे? टैक्स नहीं दोगे? निर्मला ताई तुरंत कूदी और बोली क्या? सर जो तेरा चकराए। समझ गए? आजा प्यारे, टैक्स जमा करा ले। तो सबसे पहले उन्होंने टैक्स किस पे लगाया? पहले इनको पड़ता, तुम्हारे पास पैसा आ रहा है ना, इनकम हो रही है ना, इनकम पे टैक्स दो, इनकम टैक्स दो। समझ गए? इनसे ले लिया, फिर पहुंच गए किनके पास? इनके पास। बिजनेस करना है, टैक्स दो। तो इनके ऊपर भी क्या लगा दिया सर? टैक्स। और दोनों के ऊपर टैक्स लगाया तो गवर्नमेंट की क्या हो गई? इनकम हो गई सर, इनकम हो गई। अब मुझे एक चीज बताओ, गवर्नमेंट ने अपना काम कर लिया, बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड अपना काम कर रहा है, तीनों अपना काम कर रहे हैं। अब इधर आता है स्वामी विवेकानंदा। कौन? वो कहते हैं कि भाई तुम जो प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन कीजिएगा, सारा खा जाइएगा, हमको नहीं दीजिएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्शन कर रहे हो सकता है वो प्रोडक्शन सरप्लस में होगा, हो सकता है, और सरप्लस में होगा तो उसको एक्सपोर्ट ना कीजिएगा, एक्सपोर्ट कीजिएगा ना तो पैसा आएगा ना,
और जो तुम्हारे पास कम होगा तो यही वाला काम हम भी तो कर रहे हैं अमेरिका में, तो हमारा जो सरप्लस है उसको नहीं खरीदिएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कीजिएगा। तो चौथा जो प्लेयर एंट्री मारता है वो कौन है सर? फॉरेन नेशनल्स। समझ आए? और जब चारों एंट्री मार लेते हैं उसके बाद ये जो खेला होता है यही आपका इकोनॉमिक्स है सर। समझ में आ रहा है? चारों की एंट्री के बाद। अब आपको ये पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कॉन्सेप्ट बताया था जीडीपी का। क्या बताया? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चैप्टर में पढ़ेंगे इसको क्या होता है, पर मैंने ये बता दिया था आपको कि एक साल के अंदर एक देश के अंदर जितना गुड्स और सर्विसेज का टोटल प्रोडक्शन होता है उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसी को कंट्री का क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। एक साल के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जो कंट्री का जीडीपी होता है जी, उस जीडीपी के अंदर आप ये देखिएगा कि भारत के अंदर क्या भारत के लोग ही बिजनेस कर रहे हैं? क्या सिर्फ अडानी अंबानी है? मैकडोनल्ड नहीं है भारत में, है ना? भारत में बाहर की कंपनियां नहीं है, एमएनसीज है सर। इसका मतलब वो जो पैसा लाएंगे, वो जो पैसा लेकर आएंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, संभव है कि वो पैसा उसको भारत में नहीं रखेंगे, अपने देश ले जाएंगे। ले जाएंगे सर। अब लिवाइस की कंपनी अगर इंडिया में कुछ कपड़ा बना रही है और कपड़ा बेच रही है, तो वो कपड़े से जो पैसा प्रॉफिट बनेगा क्या वो उसको भारत में इन्वेस्ट करेगी? क्या नहीं जरूरी, वो भारत से बाहर ले जाएगी सर। इसका मतलब संभव है कि जो बिजनेस मैन्स हैं इंडिया में टोटल, वो सारे बिजनेसमैन सारे के सारे भारतीय हैं, जरूरी नहीं है सर, बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो वहां पे एक समीकरण बनेगा कि क्या जीडीपी में जो हम निकालते हैं वो सारा का सारा जीडीपी क्या सही पिक्चर देता है हमको देश की ग्रोथ का? मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि इंडिया की जीडीपी जब हम निकालते हैं तो हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जितना भी ओवरऑल एक साल में प्रोडक्शन हुआ है उसको क्या कह रहे हैं? जीडीपी कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं इंडिया के अंदर एक साल में ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है क्या सिर्फ वो भारत के बिजनेसमैन लोगों ने किया है? नहीं सर, विदेशी लोगों ने भी तो किया है, विदेशी एमएनसीज ने भी किया है। इसका मतलब अगर जीडीपी में मैं सभी को जोड़ लूंगा तो क्या वो सही पिक्चर देगा क्या हमको? जीडीपी तो गलत पिक्चर दे सकता है। इसीलिए जीडीपी के अलावा और भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो देश की राष्ट्रीय आय को या नेशनल इनकम को बताते हैं। समझ गए? इसके लिए हम ऑल टुगेदर एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। मतलब राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या राष्ट्रीय आय। समझ गए? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि हाउस होल्ड और बिजनेस के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है, गवर्नमेंट भी है जो टैक्स लगा रही है, और उसके अलावा कौन है? फॉरेन नेशनल भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी होता है। डिड यू गेट इट सर? ये आपकी अर्थव्यवस्था। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ में आया? ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं आपको। पूरा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके यहां पे प्रोडक्शन कितना हो रहा है। समझ गए? अब मैं कह रहा हूं अगर आपके यहां पे प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, अगर आपके यहां पे प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, प्रोडक्शन अच्छे खासे होने का क्या मतलब है? आप गुड्स ज्यादा बना रहे हो या सर्विसेज ज्यादा बना रहे हो? बना रहे हो? गुड्स और सर्विसेज ज्यादा बना रहे हो, इसका मतलब आपको डेफिनेटली पता है कि जो प्रोडक्शन है उसके अंदर आपको लेबर भी तो लग रहा है सर, लग रहा है लेबर। अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो इसका मतलब लेबर को आप क्या दे रहे हो सर? एक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। इसका मतलब किसी कंट्री में अगर प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो उसके लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, और अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा इसका मतलब लोगों को क्या मिलेगा? पैसा, और पैसा मिलेगा तो उनका जीवन स्तर क्या होगा? सुधरेगा। इसका मतलब पॉवर्टी क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। इसका मतलब किसी कंट्री में अच्छा खासा प्रोडक्शन होने का मतलब है कि उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और पॉवर्टी भी कम होगी सर। इसीलिए कहते हैं कि प्रोडक्शन जो है, जीडीपी जो है, वो आपकी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। समझ गए? एक न्यू कॉन्सेप्ट है, बट वो आज स्टार्ट करें कि कल करें, जैसा आप कहेंगे वैसा कर देंगे। ठीक है, आई थिंक आज के लिए काफी है। ठीक है, सफिशिएंट फॉर द टुडे। तो लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव डन। ठीक है, रिवाइज करना जरूरी है सर। 2 मिनट में रिवाइज करते हैं। पेन छोड़ दो, सामने देख लो। हमने बोला इकोनॉमिक्स की सिंगल डेफिनेशन नहीं है, तो वी नीड टू क्रिएट द पर्सपेक्टिव ऑन द इकोनॉमी। ओके, सो एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट इंक्वायरी इनटू द वेल्थ ऑफ नेशंस। नेशंस की वेल्थ जो है, उनकी संपत्ति पे क्या करो सर? इंक्वायरी करो। संपत्ति को समझने के लिए हमने समझा कि हर कंट्री के पास क्या होते हैं? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और मैनमेड होते हैं। रिसोर्सेज का मेन काम है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो डायरेक्ट नेचर से मिल रहे हैं।
हम डायरेक्ट उनको यूज नहीं कर पाते, इसलिए मैन मेड में कन्वर्ट करते हैं, मैन मेड को फिर मैन मेड में करते हैं, कंटिन्यू चलता रहता है जब तक कि ह्यूमन नीड्स पूरी नहीं हो। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की प्रक्रिया में हम गुड्स भी बना सकते हैं और सर्विसेज भी बना सकते हैं। गुड्स में हमने देखा कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि फूड और आपकी कंजम्पशन से रिलेटेड है, कुछ ऐसे गुड्स है जो आपके कंज्यूमर गुड्स हैं। फॉर एग्जांपल जो आप जैसे फोन यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका पेन यूज कर रहे हो, आप कार यूज कर रहे हो, ये जो सारे गुड्स हैं, ये सारे गुड्स किस में आते हैं? इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं। और जो फूड वाले रिलेटेड है वो सारे किस सारे? एग्रीकल्चर। इसका मतलब एग्रीकल्चर को भी इकोनॉमी में पढ़ेंगे और इंडस्ट्री को भी इकोनॉमी में पढ़ेंगे। डन सर। अब ये जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया है सर, इस प्रोडक्शन की प्रक्रिया को करने के अब ये जो तीन पहले सेक्टर देखे हमने, एक देखा था कौन सा? प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब जो एग्रीकल्चर वाला सेक्टर था। तो डायरेक्ट अगर नेचर से हमको जो गुड्स मिल रहे हैं उसको किस में लेते हैं सर? प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं, दैट इज एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट नेचर से मिल रहा है। फिर होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में क्या करते हैं? जो नेचुरल गुड्स हैं उनको मैन मेड में कन्वर्ट करते हैं, और मैन मेड में कन्वर्ट करके उसको यूज करते हैं। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर का आउटपुट होता है वही सेकेंडरी सेक्टर का क्या होता है? इनपुट होता है सर। ठीक है, जैसे इसमें क्या आ गई? इंडस्ट्री आ गई, एफएमसीजी, हैवी इंडस्ट्री, स्टील, टेक्सटाइल, सारा आ गया सर। फिर आता है टर्शरी। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर मतलब इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब छू नहीं सकते, तो एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, ये सारा क्या है? सर्विस सेक्टर हो गया सर। तो ये तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के। डन। फिर हमने देखा कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको चार फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जो आप इन्हें बताए सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और भी अगर कुछ चाहिए होता है तो वो इसी में से किसी एक के अंडर आ जाएगा। ये चार ही है इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और ये जो चारों है, इन चारों से आप प्रोडक्शन करोगे। फिर आता है आपका ये वाला मामला। इसमें हो गया कि चार लोग गेम खेलते हैं, हाउस होल्ड्स, बिजनेसेस, गवर्नमेंट और फॉरेन नेशनल्स। तो सबसे पहले दो को उतारो ग्राउंड में, हाउस होल्ड और बिजनेसेस को। हाउस होल्ड से चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस की तरफ जाते हैं, और चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो रिटर्न है वो हाउस होल्ड की तरफ जाता है। लैंड रेंट अट्रैक्ट करता है, कैपिटल इंटरेस्ट अट्रैक्ट करता है, लेबर वेजेस अट्रैक्ट करते हैं, और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट अट्रैक्ट करता है। तो पहले जो मनी है वो बिजनेस से कहां जा रही है? हाउस होल्ड की तरफ। हाउस होल्ड को जब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल गए तो उसने क्या किया? प्रोडक्शन। और वो जो प्रोडक्शन है उसमें आना है गुड सर्विसेज। वो जो गुड सर्विसेज है वो क्या करेगा? घर पे ले जाएगा क्या? नहीं, वो बेचेगा सर। किसको? हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड को जब वो गुड्स बेचता है तो पैसा वापस किधर चला जाता है? हाउस होल्ड से बिजनेस की तरफ चला जाता है। इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इसी के अंदर जब गवर्नमेंट एंट्री मारती है तो गवर्नमेंट लगाती है टैक्स, दोनों पे, हाउस होल्ड पे भी लगाएगी और बिजनेस पे भी लगाएगी। इसका मतलब यह है कि जो टैक्सेशन है और गवर्नमेंट का जो काम है, बजट बनाना, मैनेज करना, वो भी सारा क्या है? इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसका मतलब उसको भी हम पढ़ेंगे। तो तीन तो सेक्टर पढ़ेंगे। कौन से सेक्टर? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों का डिटेल पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में। चौथा हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंटर करके टैक्सेशन कर रही है, इसका मतलब बजटिंग, टैक्सेशन सारा पढ़ेंगे। टैक्स लेके क्या घर ले जाएगी कि निर्मलता ही? नहीं, खर्च किस पे करना है? गवर्नमेंट पे। लोगों से टैक्स लेना और उसी टैक्स को लोगों पे खर्च करना, यही तो बजट है सर। इसका मतलब बजट भी पढ़ेंगे। तो बजट भी आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया। हो गया। इसके बाद फॉरेन नेशनल आए, क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन करके उनको बेच रहे हो, और जो जहां वहां ज्यादा हो रहा है उसको खरीद रहे हो, इसका मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो फॉरेन नेशनल आ गया। इसका मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एक्सटर्नल सेक्टर जो है उसको भी इकोनॉमी में पढ़ेंगे सर। समझ आ गया सर? तो आपको इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है समझ आ गया? आपको इकोनॉमिक्स क्या है समझ में आ गई? आई होप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी पे थोड़ा सा और रुपये पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कि रुपये क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है सर, दैट्स इट, बाय बाय, मिलते हैं। शबा खैर, पढ़ते रहिए।